एमआर ने एग्जाम में रामलाल को कर दिया साहब फेल, क्योंकि रामलाल के एक इक्वेशन में लॉज ऑफ मोशन गलत हो रहा था। वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को बोल रहा था, वो गलत होता है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इस केस में गलत प्रूफ हो रहा है। लेकिन न्यूटन्स द्वारा बनाया गया लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कैसे गलत हो सकता है? एमआर ने साहब उसके क्वेश्चन को कर दिया गलत और रामलाल हो गया फेल। बदले में रामलाल ने कर दिया एमआर को चैलेंज कि मैं सही हूं, हो सकता है न्यूटन साहब से थोड़ी गलती हो गई हो। लेकिन एमआर नहीं माना, रामलाल ने चैलेंज कर दिया। एमआर को सोचना पड़ा, एमआर थोड़ा मजबूर हुआ सोचने पे, और जब एमआर रामलाल की तरह सोचा तो सच में लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गलत होता हुआ दिखाई दिया। अब एमआर साहब 4 दिन तक सदमे में रामलाल की वजह से कि मैंने इसको फेल तो कर दिया, लेकिन रामलाल बोल तो सही रहा है। एमआर 4 दिन तक इसको सदमे में रहा और सब ढूंढता रहा कि क्या करे क्या करे क्या करे। तो एमआर को निकालना पड़ा एक जुगाड़, एक टेक्निक, जिससे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन उसमें वैलिड हो जाए, और रामलाल को लास्ट में पास कर दिया गया। और जो टेक्निक निकाला गया उसमें रामलाल को रखा गया, क्योंकि असल में रामलाल के वजह से ही वो टेक्निक आया जिससे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिडेट कराया गया। हालांकि लॉज ऑफ मोशन उस केस में गलत होता है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या था। लॉज ऑफ मोशन के लेक्चर नंबर 8 में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा गोल क्या है देखते हैं। हमारा गोल है पीएचडी इन स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स के केस में जो सबसे मुश्किल टॉपिक मानते हैं मैकेनिक्स में, इसमें साहब मैं आपको पीएचडी करा दूंगा। आंख बंद करके सवाल सॉल्व करेंगे, सब सही से हल होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब वो समझ आएगा कि स्यूडो फोर्स होता क्या है, क्यों होता है, किसकी वजह से आया, रामलाल की वजह से। ये कोई सच में डेवलप किया गया चीज है जो एक सच में कोई लॉ है? नहीं, एक टेक्निक है, एक मजबूरी में डेवलप किया गया लॉ, मजबूरी में। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन इन अ 2 ब्लॉक सिस्टम स्यूडो फोर्स की मदद से। तो आइए देखिए क्या हुआ था, असल में हुआ क्या था और एमआर ने कैसा एग्जाम लिया था। देखिए यहां पे एमआर है, डंडा लेके बैठा है, और उसके क्लास में 3 स्टूडेंट है एमआर के क्लास में। पहला है कल्लू, दूसरा है बाबू जलेला, तीसरा है रामलाल। और उस तीनों को पकड़ के ग्राउंड में ले गया एमआर ने। एमआर ने क्या किया, तीनों को पकड़ के ग्राउंड में ले गया और बोला एक लाइन में खड़े हो जाओ। सर तो आगे पीछे खड़े हैं भाई, रामलाल 2D प्लेन में, समझना, एक लाइन में खड़े करा दिए और बोला कि सामने क्या दिख रहा है। सबने बोला सामने सर पेड़ है हरे कलर का। तो इन सबको एमआर ने बोला कि इनका एफबीडी बनाइए। सबको क्या बोला, इनका एफबीडी बनाइए। किनका? ट्री का एफबीडी बनाइए। चलो सबसे बोला कल्लू शुरू हो जा। तो कल्लू कहता है, ये बहुत भोला आदमी है बेचारा कल्लू, ये आराम से जमीन पे बैठ गया, आराम से पालती पालती मार के जमीन पे बैठ गया और ऐसे देखता ये पेड़ है, हाँ ये पेड़ है। उसने बोला कि मुझे एक्स एक्सिस में कोई भी पुशिंग या पुलिंग, धक्का या खिंचाव नहीं देख रहा, कोई है थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना कोई इसको धक्का मार रहा पेड़ को, कोई फोर्स नहीं लग रहा। और इसके करस्पॉन्डिंग मैं ध्यान से देखता हूं तो मुझे नेट एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में 0 दिख रहा है। हाँ, ऑब्जेक्ट ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, सॉरी ना तो आगे जा रहा है ना तो पीछे जा रहा है, चल ही नहीं रहा, रेस्ट में ही है। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। इसने बोला कि मुझे वाई एक्सिस में भी नेट फोर्स 0 दिख रहा। क्यों भाई, ट्री का कोई मास नहीं होता क्या? होता है, ट्री का भी कुछ मास होगा। तो कितना मास है ट्री का? ट्री का मास है बेटा नीचे mg। और mg की वजह से नीचे जा क्यों नहीं रहा? क्योंकि ट्री और ग्राउंड के बीच में कांटेक्ट है। ग्राउंड पे नॉर्मल नीचे, जो ट्री के वेट की वजह से नीचे धक्का मारेगा तो ग्राउंड इस पे ऊपर धक्का मारेगा और ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाएगा। ये है तुम्हारा mg और ये है नॉर्मल। तो ये बोलेगा y में फोर्स इसलिए 0 है कि ऊपर का नॉर्मल और नीचे का mg बराबर है। तो अगर ऐसा है तो एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये लेके गया कल्लू एमआर के पास, अपना रिजल्ट दिखाया। एमआर ने बोला वेरी गुड, कल्लू को मिले पूरे 10 में से 10 नंबर। कल्लू बड़ा खुश हुआ, सबको मिठाई बांटा, बढ़िया। अबे बाबू जलेला, ये थोड़ा सा शरारती बच्चा वाला है। अच्छा एफबीडी बनाना है ना, ग्राउंड में लेके आए हो, क्लास तो नहीं है, हम एफबीडी बना के देंगे, लेकिन हम दौड़ते हुए जा रहे हैं पेड़ की तरफ, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब बाबू जलेला एक ऑब्जर्वर है, जब उस पेड़ का एफबीडी बनाएगा तो अपने आप को रेस्ट में मानेगा। ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट में मानता है। जब हम बस में होते तो कहते हैं ना कि कोटा आने वाला है। वे कोटा कहाँ आने वाला है, तुम कोटा जा रहे हो,
दिल्ली आने वाला है, दिल्ली कहाँ रहा है, तुम बस में बैठो दिल्ली जा रहे हो, लेकिन तुम जब ऑब्जर्वर होते हो तो अपने आप को रेस्ट में मानते हो। तो साहब बाबू जलेला क्या बोलेगा कि सर देखो एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है, इसीलिए एक्स एक्सिस का नेट एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, दैट्स कूल। और नेट एक्सेलरेशन 0 है भी, क्योंकि इस बाबू जलेला को पेड़ कांस्टेंट वेलोसिटी से पीछे आता हुआ दिखाई देगा। बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट है एक्स का, तो एक्सेलरेशन तो 0 ही हुआ ना, ठीक है। नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज 0, हेंस एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस मस्ट बी 0। और ऐसा ही है, ऊपर नॉर्मल नीचे mg, एक्स का फोर्स 0 तो एक्स का एक्सेलरेशन 0। जब ये गया बाबू जलेला एमआर को दिखाने, एमआर कहता है एक बात बता, तुम्हें कांस्टेंट वेलोसिटी से कैसे चलता हुआ दिखा दिया? तो सर अब दिखाई दिया तो क्या हो सकता है, मैं दिख रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो 0 ही है ना। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। और वाई एक्सिस में फोर्स 0 तो वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 है। इसको भी एमआर ने 10 में से 10 नंबर दिए, बाबू जलेला भी पास कर गया, ठीक है। अब बचा ये रामलाल। अब रामलाल यहां पे खड़ा हो गया, पेड़ की तरफ ए एक्सेलरेशन से भागता हुआ पेड़ का एफबीडी बनाया, है ना। रामलाल जैसे रेस्ट में था, ये कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, ये एक्सेलरेटेड है। जब ये एक्सेलरेटेड होके, है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से भागता हुआ पेड़ का एफबीडी बनाया, तो ऑब्जर्वर क्या करता है, जो भी उसके पास होता है उसको उल्टा करता है। ये इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ, इसको उल्टा करेगा और इसमें चिपका देगा, तो इसको पेड़ पीछे की तरफ ए एक्सेलरेशन से आता हुआ दिखाई देगा। पेड़ क्या होगा, पीछे की तरफ ए एक्सेलरेशन से आता हुआ दिखाई देगा। देखिए बेटा, रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट आपने अच्छे से पढ़ा है। ये रामलाल भाग ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, लेकिन रामलाल ने एफबीडी बनाया, तो रामलाल क्या बोलेगा कि ये पेड़ पीछे ए एक्सेलरेशन से आ रहा है। अब रामलाल जब देखेगा तो कोई भी उसको ए पेड़ को पीछे धक्का मारता हो तो नहीं दिखाई देगा, तो बोलेगा नेट फोर्स एक्स एक्सिस में क्या है, 0 है, बट एक्स एक्सिस में नेट एक्सेलरेशन ए है। बहुत सुंदर, पीछे की तरफ है, इनफैक्ट माइनस ए लिख देता हूँ, माइनस ए है ना, इसको तो पीछे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फोर्स नहीं है। नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज 0, और वाई एक्सिस में ये एक्सेलरेट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, एक्सेलरेशन अलोंग वाई इज इक्वल टू 0। अब ये गया एमआर के पास, अपना रिजल्ट दिखाया और कहता है कि देखो एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं, लेकिन एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यहाँ पे गलत हो गया। वह न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या, सारे लॉ गलत हो गए। सर सारे लॉ कैसे गलत हो जाएंगे? हाँ, अभी थर्ड लॉ भी दिखाऊंगा, सुनो धीरे धीरे समझो। सारे लॉ इसमें गलत होते हैं। कैसे? तो एक्स में कोई फोर्स है ही नहीं, कोई धक्का या खिंचाव है ही नहीं, तो एक्सेलरेट कैसे हो गया? तो रामलाल कहता मुझे तो एक्सेलरेशन दिखा है, मुझे तो ये पेड़ एक्सेलरेट करता हुआ दिखा है, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे तो दिखा है। अब एग्जाम का पेपर जाके एमआर को सबमिट कर दिया। एमआर कहता अच्छा तो मैं बिना फोर्स का एक्सेलरेशन दिखा, ले ले 0 नंबर दिए इसको, इतना गुस्सा है, 0 नंबर। ये तो एकदम बेसिक और फंडामेंटल बात है। जब तुम भी मेरे से कभी कह दोगे कि सर एक्स में फोर्स 0 है और एक्सेलरेशन है, तो मैं भी तो ऐसे गुस्सा करता हूं, है ना, उठा पटक देता हूं, 2-4 थप्पड़ मारता हूं। तो यही रामलाल के साथ हुआ, रामलाल को फेल कर दिया गया साहब। अब रामलाल रोता हुआ, रामलाल के आंसू है ये, रामलाल के देखो आंसू है। रामलाल रोने लग गया कि सर मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे कैसे फेल कर दिया। तो रामलाल को बोला कि चलो एक और मौका देते हैं, जाओ के वीडियो एक बार बनाओ। लेकिन रामलाल तो है शैतान, फिर से ए एक्सेलरेशन से भागता हुआ बनाया, फिर से पेड़ उसको पीछे की तरफ एक्सेलरेट दिखा। तो कह रहा कि एक्स में कोई फोर्स है ही नहीं, लेकिन एक्स में एक्सेलरेशन है, और इसको फेल कर दिया गया फाइनली। रामलाल घर गया, है ना, और दौड़ते दौड़ते बहुत सारी चीज़ों को देखने लगा। तो उसको हर बार जब वो खुद ही एक्सेलरेट होता था तो उसको दूसरी बॉडी पीछे की तरफ एक्सेलरेटेड दिखती थी, लेकिन उस दूसरी बॉडी पे कोई फोर्स लगाने वाला था ही नहीं। पेड़ पर एक्स एक्सिस में कोई फोर्स लगाने वाला है ही नहीं, और रामलाल खुद एक्सेलरेटेड होकर देख रहा है। और जब भी जो ऑब्जर्वर किसी चीज़ को देखता है तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाता है ना। देखो ऐसा तो नहीं बोलेगा कि मैं एक्सेलरेटेड हूँ, फिजिक्स में रूल ही नहीं है। जब रामलाल एक्सेलरेटेड होगा तो अपने आप को रेस्ट में ही एज्यूम करेगा और अपना एक्सेलरेशन इसको दे देगा उल्टा करके। तो फिर कल होके रामलाल आए स्कूल और बोला कि सर नहीं ना। अब यहां पे आप कह रहे हो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गलत हो गया, इज इनवैलिड। तो गलत हो गया तो हो गया सर, मैं गलत नहीं हूं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गलत हो गया तो हो गया, मैं गलत नहीं हूं सर।
एमआर को आया गुस्सा, एमआर ने पहले 2 थप्पड़ खींच के रामलाल को, क्या बकवास कर रहा है, न्यूटन को हम फिजिक्स का भगवान कहते हैं, उसी का लॉ तू गलत प्रूफ कर देगा। न्यूटन को, जिसको हम फिजिक्स का भगवान कहते हैं, उसी का लॉ तू गलत प्रूफ कर देगा यार, गजब कर रहा है। तो रामलाल ने बोला आओ चलो आप मेरे साथ ग्राउंड में चलो। बोला एमआर चलो मजे लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है बोलो। अब रामलाल खड़ा हो गया यहाँ और एमआर यहाँ खड़ा हो गया। अब बोला कि चलो आप दौड़ो ए एक्सीलरेशन से। एमआर कहता है क्या कर रहा है। रामलाल कहता है नहीं सर, तुम आप ग्राउंड पे बैठ के एफबीटी बनाया ना, कल्लू ने उसको दिया ना अपने 10 नंबर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाबू जलेला ने कांस्टेंट वेलोसिटी चल के बनाया ना, वो भी तो दौड़ता हुआ बनाया, उसको पास कर दिया ना। तो मैं भी दौड़ रहा हूं लेकिन एक्सीलरेशन से दौड़ रहा हूं, मेरे साथ भी दौड़ो, चलो दौड़ो। रामलाल ने दौड़ना शुरू किया और पेड़ को देखा। रामलाल आओ एमआर रामलाल के साथ एमआर दौड़ना शुरू किया और पेड़ को देखा। अब एमआर को भी पेड़ एक्सीलरेटेड दिखाई दे रहा और एमआर को कोई फोर्स लगता हुआ दिखाई नहीं दिया। अब भाई साहब एमआर सदमे में, ऐसा कैसे हो गया यार, इस बारे में तो आज तक हमने सोचा ही नहीं, और ऐसा हो रहा है, लॉजिकल लग रहा है। क्योंकि जब हम एक्सीलरेटेड होंगे तो हम अपने आप को रेस्ट में एज्यूम करेंगे क्योंकि हम ऑब्जर्वर हैं, और हमारे पास जो भी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन होगी उसको उल्टा करके हम उसको दे देंगे जिसको हम देखेंगे। हम आगे एक्सीलरेटेड है तो हम इसको पीछे एक्सीलरेटेड पाएंगे, लेकिन हमें कोई फोर्स लगाता हो तो दिख ही नहीं रहा। तो सच में यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन तो इनवैलिड हो गया। अब एमआर आया, सर पकड़ के बैठा, बहुत देर तक सोचता रहा। बोला सच में यार, अगर कोई एक्सीलरेटेड आदमी या कोई आदमी ऐसी जगह बैठा हो जो एक्सीलरेटेड, जैसे आदमी लिफ्ट में बैठा और एक्सीलरेटेड है, आदमी घोड़े पे बैठा वो एक्सीलरेटेड है, आदमी कहीं बैठा है, कहीं भी ग्राउंड पे बैठा वो एक्सीलरेटेड है, कहीं भी कोई भी चीज पे बैठा वो एक्सीलरेटेड है, और वो जब किसी चीज को देखेगा तो एक्स्ट्रा एक्सीलरेशन पीछे लगा देगा और उसके लिए तो कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा नहीं। तो एमआर ने बोला कि अच्छा एक काम करते हैं, चलो ये जो कल्लू है और बाबू जलेला है इसमें तो लॉज ऑफ मोशन सही है, हाँ, तो इसको हम एक अलग फ्रेम का नाम दे देते हैं। इस तरह के फ्रेम को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम, इसको हम कहते हैं गुड फ्रेम, है ना, कभी कभी इसको हम गुड फ्रेम के नाम से भी जानते हैं। गुड फ्रेम, गुड फ्रेम क्यों, क्योंकि ये फ्रेम जो था न्यूटन साहब का इज्जत बचा लिया। गुड फ्रेम कहते हैं। कौन से फ्रेम को हम गुड फ्रेम कहेंगे, वो फ्रेम जो रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो। लॉज ऑफ मोशन इज वैलिड, लॉज ऑफ मोशन इज वैलिड, मोशन इज वैलिड। इस फ्रेम में लॉज ऑफ मोशन क्या होगा, वैलिड होगा। लेकिन जब भी कोई फ्रेम या आदमी एक्सेलरेटेड होके चीजों का ऑब्जर्वेशन लेता है उसको हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, उसको हम कहते हैं इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसको नाम दे दिया हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम। साफ साफ आपको पता चल रहा है किसको बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम, वो फ्रेम जो एक्सीलरेटेड होगा उसको नॉन इनर्शियल बोलेंगे और उसमें लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं होगा, और इसमें लॉज ऑफ मोशन वैलिड होगा। यहां भी लिख लेता हूं नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, है ना, लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं होगा। और चलो रामलाल को 5 नंबर दे दिया कि चल तुम्हारी गलती है कि तुम बैड फ्रेम में क्यों गए, नॉन इनर्शियल फ्रेम में तुम क्यों गए, ये तुम्हारी गलती है। इस वजह से देखो बेटा, तुम्हें लग रहा होगा बोर्ड पूरा भर दिया, मैंने बोर्ड में कुछ नहीं लिखा, एक ही चीज लिखा है बार बार, fx0 x0 fx0 x0 fy0 ay0 fy0 ay0, एक ही चीज लिखा है, कुछ खास बात नहीं। बस हाँ ये लिखा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से बाबू जलेला चल रहा था, कल्लू को रेस्ट में था, तो इन दोनों से लॉज ऑफ मोशन वैलिड है, तो इन दोनों का नाम दिया गुड फ्रेम, मतलब इनर्शियल फ्रेम। और इसको दे दिया 5 नंबर, बोला कि जा तेरी गलती है, तू बैड फ्रेम में क्यों गया, एक्सीलरेटेड होकर चीजों को क्यों देखा, तो मैं 5 नंबर दे देता हूँ, पास कर देता हूँ, जा। लेकिन रामलाल बड़ा मतलब वैसे पढ़ने लिखने वाला बच्चा नहीं है, वो शरारती था, वो तो ऐसे ही दौड़ के देख रहा था। लेकिन इस बार रामलाल का पूरा बात बदल गया, जज्बात बदल गया, जीवन बदल गया, जीवन का उद्देश्य बदल गया, अलग ही हो गया रामलाल। बोला नहीं नहीं नहीं, एमआर को फिर चैलेंज किया उसने, एमआर के पीछे ही पड़ गया रामलाल। ये कहता है सुनो, भले कूट दो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मारना है मार लो, पहले मार लो, चलो मार लो फिर बात करता हूं, अब सुनो। रामलाल कहते हैं हाँ बोलो। अब मेरे इस कहानी से कई रामलाल को शक्ति मिल जाएगी और कहेंगे सर हम भी सही सवाल पूछते हैं, सर आप डांट देते हो। अबे तू गधा है सही सवाल पूछता, कुछ भी पूछता है तू, चल ध्यान से देख, ये रामलाल है हाँ जरा है। इसने क्या किया, एमआर को जाके फिर चैलेंज किया, इधर आओ एमआर, एमआर इधर आओ। एमआर गया, हाँ बोल। ऐसा है, कौन से किताब में लिखा है कि ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी से ही सवाल को सॉल्व कर सकता, कौन से किताब से लिखा है बताओ।
MR कहता है कोई किताब में तो नहीं लिखा हुआ है, तो फिर मेरी क्या गलती है बताओ। रामलाल बड़ा इमोशनल हो गया, कहता है कि किसी किताब में अगर लिखा नहीं है कि मुझे रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी से ही क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, मैं तो दौड़ता हुआ करूंगा। अब बताओ क्यों गलत किया। रामलाल ने MR को घेर लिया, क्यों गलत किया बताओ, कहाँ लिखा है। मेरी मर्जी, मैं तो दौड़ता हुआ सॉल्व करूंगा, एसिलेटेड होकर दौड़ सॉल्व करूंगा और उससे आंसर सही आना चाहिए। न्यूटन का नियम गलत है तो मैं क्या करूं, न्यूटन के नियम को बदलो, गलत हो रहा है तो उसको ठीक करो, मेरी क्या गलती है। कहाँ लिखा है ऐसा कि मैं दौड़ते हुए एसिलेटेड फ्रेम में बैठ के सवाल नहीं सॉल्व कर सकता, कहाँ लिखा है बताओ, कहाँ लिखा है। न्यूटन का लॉ गलत हो गया तो न्यूटन बड़ा और मैं छोटा, मैं लड़ूंगा, अपने हक के लिए लड़ूंगा, अपने न्याय के लिए लड़ूंगा। मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मुझे जस्टिस नहीं मिलता। रामलाल जिद पे अड़ गया, तो MR ने सोचा चलो सोचते हैं कुछ। MR सोचा कि जब भी हम एसिलेटेड होंगे और हम किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन लेंगे तो अपने आप को हम रेस्ट में मानेंगे और अपने एसिलेशन को उल्टा करके पीछे दे देंगे, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, इस पे एज्यूम करते हैं, हालांकि इस पे लग नहीं रहा है कहाँ कोई धक्का मार रहा है, एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि इस एसिलरेशन है अगर इसका पीछे तो इस पे कोई फोर्स पीछे लगना चाहिए था। हाँ सर, फोर्स पीछे लगना चाहिए था, असल में कोई लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी अगर इसका एसिलरेशन पीछे है तो पीछे की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए था, ठीक है। कितना फोर्स लगना चाहिए था, तो इस ऑब्जेक्ट का ट्री का मास मान लीजिए m है और m मास को a एसिलरेशन देने के लिए कितना फोर्स चाहिए, m है, तो बोलेगा मास m और एसिलरेशन इतना फोर्स पीछे लगना चाहिए, इसी को हम कह देते हैं स्यूडो फोर्स। डायरेक्शन किधर होगा सर, डायरेक्शन रामलाल के फ्रेम के या रामलाल के एसिलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि रामलाल एसिलरेटेड है लेकिन अपने आप को रेस्ट में मानेगा और अपनी एसिलरेशन उल्टा करके चिपकाएगा। तो रामलाल का एसिलरेशन आगे, तो चीजों को पीछे एसिलेट होते हुए देखेगा तो पीछे फोर्स लगाएगा। तो सर ये फोर्स लग रहा है क्या, नहीं। तो स्यूडो फोर्स है क्या, कोई फोर्स होता है कि नहीं। स्यूडो फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स। एक्चुअल में कोई एजेंट वहां पे अवेलेबल नहीं है। डज नॉट फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर, डज नॉट फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर, ये एक्शन रिएक्शन पेयर भी बने नहीं बनाता। दिस इज नॉन रियल फोर्स, नॉन रियल, इमेजिनरी। जो ज्यादा झूठ बोलता है उसको क्या कहते हैं, बहुत झूठा है ये, इसको बोलते हैं झूठा फोर्स, हिंदी में है ही नहीं। हम मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं, तो देखो अब यहां पे डेफिनेशन क्या लिखता हूं मैं स्यूडो फोर्स का डेफिनेशन समझना। स्यूडो फोर्स इज नॉट अ फोर्स, जस्ट अ टेक्निक टू नहीं, नॉट अ फोर्स लिखना सही नहीं है, नॉट अ रियल फोर्स, ये रियल फोर्स नहीं, एज्यूम किया है। Pseudo force is not a real force, just a technique to validate laws of motion, Newton's law of motion, in non-inertial frame, in non-inertial frame. Pseudo force is not a real force, it's just a technique. Is it just a technique to validate Newton's law of motion in non-inertial frame? ये एक जस्ट टेक्निक है। लॉज ऑफ मोशन गलत हो रहा था उसको वैलिडेट कराने के लिए। अब देखो लॉज ऑफ मोशन गलत है और तुम बिना किसी टेक्निक आंख बंद करके सवाल सॉल्व करोगे तो रामलाल की तरह गलत हो जाएगा। रामलाल बोला बिना फोर्स का एसिलेशन होगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो एक टेक्निक हमने डेवलप किया जिस टेक्निक से आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी सवाल को सही सॉल्व कर पाए। सर अब सवाल कैसे सही होगा, तो देखो अब सवाल कैसे सही होगा। रामलाल बोलेगा कि एक्स एक्सिस में, अब रामलाल ये जो गलत हो गया था, ध्यान से देखिए, ये जो इसको ऐसे यहां से कर लेता हूं, ये जो गलत हो गया था, अब रामलाल क्या बोलेगा देखिएगा ध्यान से। अब रामलाल क्या बोलेगा, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज माइनस एफ सी pseudo force and that is equal to m into a।
इसीलिए एक्स एक्सिस में मुझे इसका एक्सीलरेशन माइनस ए दिखा। ए में फोर्स लगा तो माइनस ए एक्सीलरेशन होगा। अब बोलेगा एमआर की किसने फोर्स लगाया, किसने भी लगाया, फोर्स है एक्सीलरेशन है तो सही है। हाँ फोर्स है एक्सीलरेशन है तो सही है। तो रामलाल को 10 में से 10 नंबर दे दिए गए और रामलाल पास हो गया। तो याद रखिए कि अच्छा अब रामलाल पास हो गया, रामलाल को थोड़ी इज्जत भी मिली। तो क्या कल्लू और बाबू जलेला भी स्यूडो फोर्स लगा देंगे क्या? स्यूडो फोर्स लगाने का हक किसको है? स्यूडो फोर्स लगाने का हक सिर्फ उसी को है जो एक्चुअल में एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है, नॉन इनिशियल फ्रेम होता है। नॉन इनिशियल फ्रेम में जाएंगे तभी न्यूटन्स लॉ ऑफ गलत होगा। तो आपको एक टेक्निक लगाना पड़ेगा जिस टेक्निक से लॉज ऑफ मोशन आपका क्या हो जाए, सही हो जाए और सवाल को आप सॉल्व कर पाए। तो स्यूडो फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स, जस्ट टेक्निक। और ये टेक्निक शौक से डेवलप किया गया कि मजबूरी में। अरे रामलाल ने एमआर का जीना हराम कर दिया था, एमआर का जीना हराम कर दिया था। तो एमआर ने मजबूरी में बोला कि चल ठीक है, जब भी तू इससे रिलेटेड होगा ना तो जिस तरफ ऐसे रिलेटेड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स मान लेना। तो देखो स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन बोलो किधर होगा, डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन होगा। कितना होगा स्यूडो फोर्स? स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो कितना होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट पे आप लगा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। ये आ गई कंडीशन, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। इतना स्यूडो फोर्स लगेगा और डायरेक्शन फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सर जरूरी है कि हम एक्सीलरेटेड होकर सवाल सॉल्व करें? नहीं, अगर आप एक्सीलरेटेड होकर सवाल सॉल्व करते हैं तो ये लगाएंगे। अब रामलाल को मान लो कि उसका सॉल्व पूरा हो गया, एमआर को परेशान कर लिया, अब कल सवाल सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं तो रामलाल बैठ के आराम से सॉल्व कर रहा, आराम से बैठ के सवाल सॉल्व करेगा तो वो स्यूडो फोर्स नहीं लगाएगा। हाँ जब वो एक्सीलरेटेड होगा तो उसको बार बार याद दिलाना पड़ेगा, बेटा तूने ही स्यूडो फोर्स का डेवलपमेंट कराया था एमआर से, अब लगा। कई बार रामलाल भूल जाता है स्यूडो फोर्स लगाना, कहता है सर गलती हो गई मुझे पता ही नहीं था सर, मैं ऐसे रिलेटेड था। अरे तुम्हारे चक्कर में जीना आराम कर दिया था, मजबूरी मुझे एक टेक्निक डेवलप करना पड़ा और उस टेक्निक को तो यूज ही नहीं कर रहा है ना। कई बच्चे होते रामलाल टाइप, मैं तुमसे ही रिलेट कर रहा हूँ, ये कहानी है और इसी मतलब इमेजिनरी कहानी है, ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन असल में कभी ना कभी ऐसी मजबूरी आई होगी तभी तो स्यूडो फोर्स डेवलप हुआ ना बेटा। किसी ने किया होगा, एमआर ने नहीं किया, हम तो कहानी सुना रहे बस आपको। तो अब क्या होता है कि एमआर को स्यूडो फोर्स का टेक्निक डेवलप करके दे दिया गया सॉरी रामलाल को। अब रामलाल एक्सीलरेटेड भी होगा है ना, और तो बिना स्यूडो फोर्स के सवाल सॉल्व कर लेगा, बोलेगा सर देखो ना कहां गलत हो रहा है। अबे तुमको एक टेक्निक दिया ना, अगर एक्सीलरेटेड होगा तो स्यूडो फोर्स जरूर लगाना, अगर एक्सीलरेटेड होगा तो स्यूडो फोर्स जरूर लगाना। चलो पहला सवाल देखते हैं। इफ ट्रॉली एक्सीलरेटेड हॉरिजॉन्टली विथ एक्सीलरेशन ए। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले ट्रॉली वाले सवाल एक बार देख लेते हैं। जब भी आप देखते हो कोई ट्रॉली है और उसके ऊपर अपर सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को बांध के हैंग कर दिया, ठीक है सर हैंग कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, और ये ट्रॉली रेस्ट में है। ट्रॉली क्या है बेटा, रेस्ट में। तो जिस स्ट्रिंग से हमने एक बॉब को हैंग कर दिया वो स्ट्रेट रहेगा और यहां से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, रेस्ट में ना खड़ा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको देख रहा हूं थोड़ी देर बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना या रेस्ट में रहना दोनों गुड फ्रेम होते हैं, उसमें कोई स्यूडो फोर्स जैसा चीज नहीं लगता। और ऐसे भी मैं इसको देखूंगा तो ये मुझे अभी भी स्ट्रेट ही दिखाई देगा, याद रख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई फोर्स नहीं लगा, ऊपर टी और नीचे एमजी, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो बाहर से बैठ के देख या अंदर से बैठ के देख। सर अगर हम बाहर से बैठ के देखेंगे तो रेस्ट में होंगे, इनर्शियल फ्रेम होंगे, अंदर बैठेंगे तो भी इनर्शियल फ्रेम होंगे बता, ए लिफ्ट के अंदर अगर रामलाल बैठ जाए तो कैसा फ्रेम होगा, ये यहाँ पे रामलाल बैठ जाए तो कैसा फ्रेम होगा बताओ सर, इनर्शियल। बाहर बैठ जाए तो भी इनर्शियल, अंदर बैठ जाए तो सर इनर्शियल, बाहर बैठ जाए तो इनर्शियल बाहर बैठेगा तो रेस्ट में होगा, अंदर बैठेगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, दोनों इनर्शियल है। लेकिन 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 अगर यही कार्ट ए एक्सीलरेशन से एक्सीलरेटेड है आगे, तो अब आप देखोगे ना तो आपको ये थोड़ा पीछे की तरफ थीटा एंगल पे दिखाई देगा। ये क्यों गया पीछे की तरफ? अब इस बात को दो तरीके से समझ सकते हैं है ना, दो तरीके से समझ सकते हैं। एक, कल्लू बाहर बैठ के समझेगा, बाबू जलेला को छोड़ देते हैं, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग के भी क्या उखाड़ लिया है ना, तो ग्राउंड वाले कल्लू को ही ले लेते हैं। अब बोलते हैं कि कल्लू बेटा
तुम ना एक बार एक काम करो, उसका एफबीडी बनाओ, एफबीडी बनाओ। तो कल्लू कहेगा सर एफबीडी की जहां तक बात है, देखो अब हो क्या रहा है यहाँ पे कल्लू बोलेगा कि इस पे ना 2 फोर्स लग रहा है ना, रेस्ट में कल्लू मतलब रेस्ट समझ लीजिएगा प्लीज, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि कल्लू ग्राउंड में बैठता है। बोलेगा सर इस पे 2 फोर्स लग रहे हैं, सिर्फ 2? हाँ। कौन कौन सा सर? एक तो ये मास है m, इस तरफ रस्सी टेढ़ा दिख रहा है तो टेढ़े रस्सी में इसी रस्सी के लेंथ के लॉन्ग एक तो लगेगा इसका टेंशन फोर्स, ओके ओके, टेंशन फोर्स, और दूसरा नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स। और आप ध्यान से देखोगे तो वर्टिकल लाइन से ये स्ट्रिंग थीटा एंगल बना रहा था, तो इसको भी अपन थीटा बोल सकते हैं। बस ये 2 फोर्स लग रहा है। और इस कल्लू को काट के साथ ये बॉब भी आगे एक्सीलरेशन से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल्लू बोले कि सर काम करिए, टी का 2 कंपोनेंट लीजिए क्योंकि टी टेढ़ा दिख रहा है। टी का ऊपर कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा और टी का इधर कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा, ओके। नेट एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में 0 हो रहा है, तो नेट फोर्स वाई एक्सिस में 0 होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस में जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा कल्लू को। तो बोलेगा नेट फोर्स वाई एक्सिस में 0 होगा, तो आप लिख सकते हो टी कॉस थीटा बराबर mg। और बोला नेट फोर्स एक्स एक्सिस में 0 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस में एक ही फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है टी साइन थीटा। तो आगे फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस में टी साइन थीटा। नेट फोर्स आप बराबर लिख सकते हो मास, और ये बॉब कल्लू को बाहर से बैठ के दिखेगा, काट आगे जा रहा तो बॉब भी आगे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। तो दूसरा इक्वेशन ये बनेगा, पहला इक्वेशन ये बनेगा। दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो, पहले भी सवाल ऐसे कराए थे, है ना। स्क्वायर करके ऐड कर दो तो टी साइन थीटा बराबर एम ए, टी कॉस थीटा बराबर mg। ठीक है, हाँ सर ठीक है। स्क्वायर करके ऐड करोगे तो टी बराबर आ जाएगा √mg का होल स्क्वायर प्लस एम ए का होल स्क्वायर। अच्छा सर हम ऐसा करते हैं, ये तो आपने टी की वैल्यू निकाला, हम ऐसा करते हैं कि हम इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 है, देखिए टी साइन थीटा बराबर टी साइन थीटा बटा ये है टी कॉस थीटा, इक्वेशन 1 बराबर एम ए बटा mg। तो सर m से m कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी। तो tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी। जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा एंगल उतना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा एंगल उतना ज़्यादा होगा। तो किसने सॉल्व किया है सर? ये तो कल्लू ने बाहर बैठ के सॉल्व किया है। तो इस सिचुएशन को कल्लू ने विजुअलाइज किया। अब रामलाल को मैं कहता हूँ कि चल, तुम्हें बड़ा एक्सेलरेटेड होने का शौक था ना, चल अब तू सारे सवाल मेरे साथ सॉल्व करेगा और मैं तुम्हें परेशान करके रख दूंगा, चल इधर आओ इधर आओ। अब मैंने क्या किया कि रामलाल को चुपके से इस कार्ट में बोला जाके बैठ। रामलाल यहां बैठ गया कार्ट में। अब कार्ट के अंदर रेस्ट में पलथी मार के रामलाल बैठ गया। अब रामलाल दौड़ नहीं रहा, लेकिन वो ऐसे जगह बैठा है जो खुद एक्सेलरेटेड है। तो कार्ट एक्सेलरेटेड है तो रामलाल भी एक्सेलरेटेड हो गया कार्ट में होने की वजह से। अब ये जो रामलाल है, रामलाल एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, एक्सेलरेटेड फ्रेम है। अब जब वो एफबीडी बनाएगा, मैंने बोला चल तू एफबीडी बना, तो रामलाल ने बोला कि देखो ये ऑब्जेक्ट है एम मास का और इस पे 3 फोर्स लग रहे हैं। रामलाल की नजर में 3 फोर्स, हाँ क्योंकि बाहर बैठा तो इनर्शियल फ्रेम है, ग्राउंड फ्रेम है, रेस्ट फ्रेम है, वो तो सीडो फोर्स नहीं लगा सकता। लेकिन रामलाल बोलेगा कि मैं 3 फोर्स लगाऊंगा। देखो, एक इस रस्सी के लॉन्ग टेंशन टी, ओके, नीचे mg, ये 2 तो रहेगा ही रहेगा। और मैं आगे की तरफ एक्सीलरेटेड हूं ए से, तो मैं इस ऑब्जेक्ट पे पीछे एक स्यूडो फोर्स लगाऊंगा एम ए। ये स्यूडो फोर्स है, दैट इज स्यूडो फोर्स एम ए। ये मैं स्यूडो फोर्स लगाऊंगा एम ए, इधर टेंशन होगा टी और ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg। ये यहां से वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा था, तो यहां से थीटा एंगल बना। ये तो समझ जाते हो ना भाई, ये थीटा तो ये थीटा होगा, ये थीटा एंगल बनाएगा। और ये ऑब्जेक्ट मुझे रेस्ट में दिखाई दे रहा है। इसका कंपोनेंट अगर मैं एक्स एक्सिस में लेता हूं तो टी साइन थीटा होगा और इसका कंपोनेंट वाई एक्सिस में लेता हूं तो टी कॉस थीटा होगा। अब रामलाल से बोलो कि ये तुम्हें एक्सेलरेटेड दिखाई दे रहा है कि रेस्ट में? तो कार्ट के अंदर किसी थीटा एंगल पे ये रेस्ट में है, कार्ट के अंदर है, रामलाल भी कार्ट के अंदर है, रामलाल का भी एक्सेलरेशन ये आगे, इसका भी एक्सेलरेशन ये आगे, तो रामलाल को तो रेस्ट में दिखाई देगा ना, कार्ट के अंदर बैठ गया तो। बाबू चलेला नहीं। कल्लू को ये एक्सेलरेटेड क्यों दिखाई दे रहा था? वो इसलिए दिखाई दे रहा था कि कल्लू कहां बैठा है, ग्राउंड पे, और ऐसे दिख रहा है इसको, तो उसको दिखाई देगा कि कार्ट आगे जा रही है से, उसके अंदर बॉब है, बॉल भी आगे जा रही है, तो ग्राउंड पे बैठा है। तो ध्यान से सुनना, कल्लू ने क्या किया कि वाई एक्सिस में तो न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाया,
और बोला ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, किसमें? वाई एक्सिस में। लेकिन एक्स एक्सिस में न्यूटन सेकंड लॉ लगाया, उसने बोला फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। आगे की तरफ फोर्स लग रहा है टी का एक कंपोनेंट टी साइन थीटा, जो इसको आगे एक्सेलरेट करा रहा है ए से, और तब आपने ये निकाला था। लेकिन रामलाल बोला कि ना ना ना, मुझे तो चलता हुआ दिख ही नहीं रहा, मुझे चलता हुआ नहीं दिख रहा, तो मैं तो इक्वेशन लगाऊंगा एक्स एक्सिस में 0 और एक्स एक्सिस में टी साइन थीटा बराबर एम ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि आगे फोर्स लग रहा है टी साइन थीटा, पीछे फोर्स लग रहा है एम ए, दोनों बैलेंस होगा क्योंकि ये रेस्ट में दिखाई दे रहा है। वाई एक्सिस में भी नेट फोर्स 0 होगा, वाई एक्सिस में भी नेट फोर्स 0 होगा, तो यहां पे क्या कह सकते हैं आप? टी कॉस थीटा बराबर एम जी, डिवाइड कर दो सीधा, तो टी से टी कटेगा, हाँ सर कट जाए, टी से टी कटेगा, टी से टी कटेगा, tan थीटा बराबर एम से एम भी कटेगा, ए बाई जी आ जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स ए बाई जी। रिजल्ट दोनों केस में वही आएगा, क्यों? बाहर से देखो या अंदर से देखो, इंक्लिनेशन तो थीटा वही दिखाई देगा, टेंशन की वैल्यू वही होगी। देखो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा तो वही होगा, चाहे तुम देखो कहीं से भी, अंदर से देखो या बाहर से देखो, टेंशन की वैल्यू उतनी होगी। लेकिन इजी किससे पड़ेगा? इजी नॉन यूनिवर्सल फ्रेम से पड़ेगा। क्यों? एक बहुत बड़ा लॉजिक बताता हूं। जब आप नॉन यूनिवर्सल फ्रेम से देखेंगे और जिस फ्रेम से देख रहे हो जो एक्सीलरेटेड फ्रेम है उसी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, तो आपको ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा? रेस्ट में। और बाहर से देखोगे तो कैसा दिखाई देगा? मोशन में। एक्सीलरेटेड, तो एक्सीलरेटेड से इक्वेशन बनाना, एक बराबर एम ए लगाना आसान है कि सीधा इस रामलाल को ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिख रहा, तो ये बोलेगा ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स, बात खत्म। इक्विलिब्रियम का कंडीशन देखना, रेस्ट में चीजों को देखना और एक्सीलरेटेड देखने में थोड़ा सा डिफिकल्टीज आती है ना, एक्सीलरेटेड देखने में डिफिकल्टीज आती है, तो रेस्ट में ही देख लो ना। तो रामलाल अब वो फ्रेम बन गया जिससे सवाल सॉल्व करना आसान हो, लेकिन समझ आ जाए तो। अब ईमानदारी से बताना, अभी तो कराऊंगा अभी धीरे धीरे, क्या तुम्हें धीरे धीरे मोक्ष मिल रहा है, समझ आ रहा है कि हाँ सर ठीक लग रहा है। अभी देखिए थीटा बराबर tan इनवर्स ए बाई जी, ये आंसर हो जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स ए बाई जी। मैं पीएचडी करा दूंगा तुमको, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, ये काट लिया मैंने, काट में दो ऑब्जेक्ट है M1 M2, M1 वर्टिकल से अल्फा एंगल बना रहा है, M2 वर्टिकल से बीटा एंगल बना रहा है, काट एक्सीलरेटेड आगे ए से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? बताइए, कमेंट करके बताइए, मैं आपके ऑप्शन का इंतजार कर रहा हूं। अल्फा बराबर बीटा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, अल्फा इज लेस देन बीटा। बताइए ए बी सी कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? फटाफट बताइए कौन सा सही होगा। तो सर आप कह रहे हो M1 ज्यादा भारी है क्योंकि M1 का मास ज्यादा है, तो जितना भारी होगा वो पीछे कम जा पाएगा ना, हेवी ऑब्जेक्ट है तो वो उसमें एंगल कम होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया सेम यही सिचुएशन था, उसमें थीटा जो होता है, tan थीटा जो आता है वो आता है ए बाई जी। ठीक है सर, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास, मास पे डिपेंड नहीं करेगा साहब, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास। तो आप कहेंगे कि जब मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो अल्फा बराबर बीटा होगा। क्योंकि क्यों नहीं कर रहा, इसको भी देखते क्यों नहीं कर रहा। तो देखो मास जितना ज्यादा होगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, हाँ से उतना ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, और मास जितना ज्यादा होगा उतना एमए भी ज्यादा होगा, स्यूडो फोर्स भी ज्यादा होगा। स्यूडो फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स mg। तो जितना हेवी मास होगा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे उतने से खींचेगा और स्यूडो फोर्स अपनी तरफ उतने से खींचेगा, तो दोनों फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी ना। तो इसीलिए यहाँ पे जब आप निकालेंगे टी साइन थीटा एम ए को बैलेंस कर रहा है, टी कॉस थीटा mg को बैलेंस कर रहा है, जब निकालेंगे डिवाइड करेंगे तो टी से टी कटेगा, एम से एम कटेगा। मतलब थीटा कितना होगा ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता ही नहीं है। मजा आया कि नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैन ऑफ मास m, ओके, मैन ऑफ मास m स्टैंडिंग इन एलिवेटर, ओके, मैन ऑफ मास m स्टैंडिंग ऑन एलिवेटर। ये मैन है, ये रामलाल नहीं है, बाबू जलेला नहीं, कल्लू नहीं है, ये मैन है। अच्छा, मैन स्टैंडिंग इन एलिवेटर मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन g/4। ये लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही a बराबर g/4 से, ओके, नीचे की तरफ जा रही, मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन। द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉटम सरफेस ऑफ द एलिवेटर ऑन द मैन। बॉटम सरफेस एलिवेटर पे कितना फोर्स लगाएगा? एक बात बताओ, मैं बच्चों से पूछता हूं, तुम भी गलती कर सकते हो, तुम्हें समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और मैं पता नहीं क्लास में पूछा, बच्चे ने गलत जवाब दिया, बड़ा गुस्सा आया मुझे, लेकिन फिर मैं पूछते समझ गया कि सारा बच्चा रामलाल टाइप ही होता है। तुमसे पूछता हूँ, मान लो कि मैं बोलूँ कल्लू भाई तू भी सवाल सॉल्व कर लिया कर, बैठे बैठे यहाँ पे झक मार रहा है ग्राउंड पे बैठे बैठे। अब कल्लू का और बाबू जलेगा, मतलब वो क्या कहते हैं,
पूछ कम हो गया, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई, राइट, इंपॉर्टेंस कम हो गई। अब रामलाल जिसने गलत किया तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। अब रामलाल क्या करता है, जहां भी उसको सवाल सॉल्व करना होता है, आइसोलेटेड चीज होती है, वहां जाके बैठ जाता है, वहां जाके बैठ जाता है रामलाल, बढ़िया। अब याद रखना रामलाल मासलेस है सर, वहां बैठ जाएगा तो रामलाल का भी मास आ जाएगा कुछ, तो सर सिस्टम चेंज नहीं होगा, नहीं, रामलाल मासलेस है ना, ठीक है। तो मैं कल्लू को बोल रहा तू भी सवाल सॉल्व कर, कल्लू ने किया नॉर्मल निकाला, रामलाल ने किया नॉर्मल निकाला। अब कल्लू और रामलाल की वजह से जो नॉर्मल फोर्स आएगा, नॉर्मल की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी कि डिफरेंट आएगी, बताओ नॉर्मल सेम या डिफरेंट, पहले तुम कमेंट करो, मैं चाहता हूं सेम या डिफरेंट, नॉर्मल सेम या डिफरेंट, तो बेटा नॉर्मल सेम आएगा। यार फोर्स जो एक्चुअल में लग रहा है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। अब मैं तुमको अंदर बिठा के कूटूं, बाहर से कोई देख रहा, तुम्हारा हाथ तोड़ दिया मैंने, तो बाहर से भी देखेगा हाथ टूट गया, अंदर से भी देखेगा हाथ टूट गया। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है, फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम। यहां से देखोगे तो जितना इसका अपरेंट वेट होगा, रीडिंग शो कर रहा होगा, ये रीडिंग देखेगा, वो रीडिंग देखेगा, एक ही होगा। मान लो कि ये लिफ्ट है, यहां से रस्सी बंधा है, ये एम मास का ऑब्जेक्ट है, इसमें कुछ टेंशन टी होगा। अब इस टी टेंशन को यहां से बैठ के निकालो या बाहर से बैठ के निकालो, टी टेंशन की वैल्यू सेम आएगी। सर अंदर से तो स्यूडो लग जाएगा, अरे भाई साहब स्यूडो ही तो टेक्निक है जिससे आंसर ठीक आए, खराब करने के लिए थोड़ी ना स्यूडो लगाना है। अच्छा चलो फिर करते हैं, आओ मजा आएगा। कौन करेगा सवाल सॉल्व बताओ, कल्लू की बाबू जलेला? तो सर दोनों से कराते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, चलो दोनों से कराते हैं। अब हम बनाते हैं एफबीडी विथ रिस्पेक्ट टू कल्लू, एफबीडी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कल्लू। हालांकि ऐसे सवाल हम कर चुके हैं पहले, बाहर से बैठ के तो हम सॉल्व कर ही चुके हैं। तो देखो ये मैन है, एफबीडी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कल्लू, ये मैन है साहब, और मैन पे नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा mg, मैन पे नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा mg, मैन पे ऊपर लग रहा नॉर्मल। देखो जहां भी कांटेक्ट होता है ऊपर वाले पे ऊपर, नीचे वाले पे नीचे, तो लिफ्ट की बेस पे नीचे लेकिन मैन पे ऊपर, तो ये रहा आपका n और ये रहा आपका mg। अब इस कल्लू के रिस्पेक्ट में, कल्लू बाहर बैठ के देख रहा, उसको ये आदमी नीचे आता हुआ दिखाई देगा ए से। सर क्यों? क्योंकि लिफ्ट नीचे आ रहा है ए से और लिफ्ट के बेस पे वो रेस्ट में है, तो लिफ्ट के साथ साथ नीचे आ रहा है, तो लिफ्ट जितने एक्सीलरेशन से नीचे आएगा ये आदमी उतने एक्सीलरेशन से नीचे आएगा। तो अब सी बात है mg बड़ा होगा, तो हम लिखेंगे mg माइनस n। क्यों बेटा? जिधर एक्सीलरेशन होता है उधर का फोर्स बड़ा होता है, तो mg माइनस n बराबर ma। तो माइनस n को यहाँ ले आता हूँ, हाँ तो उधर प्लस n हो जाएगा, ये बनेगा mg, और इसको इधर लाओगे तो ma mg माइनस ma, ये नॉर्मल की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे। अब मैं कहते हो रामलाल तू बता क्या हालचाल, बोलेगा एफबीडी बनाऊंगा। रामलाल मजे ले रहा है, एफबीडी बनाऊंगा सर, एफबीडी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू आरएल, विथ रिस्पेक्ट टू आरएल, आरएल इज सुपर रामलाल। अब रामलाल का इसकी देखो सर ये मैन है, हाँ है, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा, वो तो रामलाल भी देखेगा। देखो ऐसा नहीं है कि जो एक्चुअल में फोर्सेस लग रहे थे उसको नॉन इनिशियल फ्रेम से हटा देते हैं, वो जो लग रहा था वो लगता रहेगा। ऐसा नहीं कि स्यूडो फोर्स ही लगाएगा बस, वो बोलेगा सर स्यूडो, सर स्यूडो। अरे सुनना, पहले जो रियल फोर्स था जो ये देख रहा था वो तो ये देखेगा ही, mg नीचे नॉर्मल ऊपर, बिल्कुल देखेगा। अब बोलेगा, अब बताओ सुनो, मैं नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड हूं ए से, क्यों हूं? क्योंकि मैं लिफ्ट के पे बैठ गया हूं। अब लिफ्ट नीचे एक्सेलरेटेड हो रही है ऐसे, तो मैं भी नीचे एक्सेलरेटेड हूं ऐसे, तो मैं ऊपर की तरफ स्यूडो फोर्स लगाऊंगा। तो ऊपर की तरफ साहब ये क्या लगाएगा? स्यूडो फोर्स। ऊपर की तरफ स्यूडो फोर्स कितना लगाएगा? तो वो लगाएगा स्यूडो फोर्स Fc, दैट इज किस पे लगा रहा है? इस ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है, तो इसका मास इनटू रामलाल का एक्सेलरेशन, ऊपर नॉर्मल और नीचे mg। अब बोलेगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। देखना यहां से सॉल्व करना कितना आसान, ऑब्जेक्ट रेस्ट में, तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो सीधा हो गया n प्लस ma बराबर mg, n प्लस ma बराबर mg, तो n बराबर आ जाएगा mg माइनस ma। अब ये और ये रिजल्ट सेम है कि डिफरेंट है? सर सेम है। अरे भाई तो स्यूडो फोर्स इसलिए तो लगाया था कि रिजल्ट अलग ना है, सवाल सॉल्व गलत ना हो। m ये हो जाएगा g माइनस a, तो इसको हम ना m इंटू जी इफेक्टिव कह देते हैं। सर जी इफेक्टिव क्यों? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा तो स्यूडो फोर्स ऊपर लगेगा, जी में से a घटा के सीधा आंसर लिख दो, और अगर ऊपर एक्सेलरेशन हो रहा है तो स्यूडो फोर्स कहां लगेगा? नीचे लगेगा। तो सर सवाल तो आपने सॉल्व अभी तक किया नहीं, मजे खूब ले रहे, तो पहले फील करा रहा हूं ना बेटा, सवाल तो मैं देख के सॉल्व कर लूंगा। कैसे सॉल्व कर लोगे? तो ले कहां से रिलेटेड हो रहा है? नीचे,
तो स्यूडो फोर्स ऊपर मतलब जी फैक्टर में माइनस हो जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी माइनस जी बाई 4 ले, तो 4 माइनस जी हो जाएगा, एलसीएम लूंगा तो 3g/4, 3mg/4। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब तो सवाल तो तू ऐसे ही कर लेगा सॉल्व। तो स्यूडो फोर्स से एनालाइज करना, नॉन यूनिवर्सल फ्रेम से एनालाइज करना थोड़ा आसान होता है। अब जो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, जो आपने सॉल्व करके एक एक पेज में मुझे सॉल्यूशन सेंड किया था, मैंने बहुत लोगों का देखा था, बहुत बढ़िया बेटा। अब मैं तुम्हें स्यूडो फोर्स से समझाता हूँ। एम मास का ऑब्जेक्ट है, एम मास का ऑब्जेक्ट है, एम मास का ऑब्जेक्ट है। फाइंड एपरेंट वेट इच इन केस, या मैं बोल दूं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वही एक्चुअल में वेट मेजर करके निकालता है। तो नॉर्मल रिएक्शन को ही क्या कहते हैं हम? एपरेंट वेट कहते हैं। ठीक है भाई, नॉर्मल रिएक्शन को क्या कहते हैं? एपरेंट वेट कहते हैं। अब क्या करूंगा मैं, सीधा देखूंगा कि रामलाल को यहाँ बिठा दूंगा। पहले तो रामलाल को थोड़ा इज्जत दो, क्योंकि रामलाल की वजह से आज चीजें आसान हुई है। अब रामलाल बैठ जाएगा यहाँ पे, ऐसे सर लटक सकता है क्या? कुछ भी कर ले, रामलाल यहाँ पे लटक गया, है ना। रामलाल यहाँ पे बैठ गया कहीं, अब रामलाल की मर्जी है, आप तुम्हारी मदद ही तो कर रहे हो, रामलाल की मर्जी है। अब रामलाल जब एफबीडी बनाएगा तो बोलेगा देखो बहुत सिंपल है, ये ऑब्जेक्ट मुझे रेस्ट में दिखाई दे रहा, क्यों? क्योंकि जहां जिस लिफ्ट में ऑब्जेक्ट रखा है उस लिफ्ट में रामलाल है। तो बोलेगा सर देखो नीचे एम जी, यस वेरी कूल, नीचे एम जी। और बोलेगा सर देखो नीचे एम ए, क्योंकि फोर्स ऊपर, सॉरी एक्सेलरेशन ऊपर, तो स्यूडो फोर्स नीचे, और इस ऑब्जेक्ट में नॉर्मल ऊपर लगेगा। तो बड़ा सिंपल हो गया, एन बराबर एक एम जी एक स्यूडो फोर्स एम ए। आप लिखेंगे एन बराबर एम जी प्लस एम ए। दैट्स ऑल सर, दैट्स ऑल, वेरी सिंपल, दैट्स ऑल। ओके, दैट्स ऑल, वेरी सिंपल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आते हैं इस पे। अब बेटा ये कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, अब ये रामलाल है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि सर इस पे एक नीचे एम जी तो लगा ही लो, देखो एक नॉर्मल ऊपर लगा लो, और ऊपर है मोशन तो नीचे एक स्यूडो फोर्स लगा लो, स्यूडो फोर्स लगा लो, नीचे एम जी और ऊपर लगा। तो यहां भी आ जाएगा एन बराबर एम जी प्लस एफ सी। लेकिन ये गलत है, क्योंकि रामलाल बैठ तो गया लिफ्ट में और वो भूल गया कि लिफ्ट इज नॉट एसिलेटिंग, एसिलेशन है ही नहीं। तो कहां लगा ऊपर स्यूडो फोर्स क्यों लगा है? बता, नीचे स्यूडो फोर्स क्यों लगा है? क्योंकि ऊपर मोशन, तो मोशन के अपोजिट नहीं लगता बेटा, स्यूडो फोर्स मोशन के अपोजिट नहीं लगता है, स्यूडो फोर्स एक्सीलरेशन के अपोजिट लगता है, एक्सीलरेशन है ही नहीं। तो यहां पे सिंपल होगा एन बराबर एम जी, कोई स्यूडो फोर्स नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है। अब यहाँ पे जो रामलाल बैठा वो बोलेगा ओके 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 सर ठीक है, आप गलती नहीं करूंगा, एमजी नीचे। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट तुम बाहर निकाल के एफबीडी बनाओगे, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एमजी नीचे लगेगा, कांटेक्ट है यहाँ पे, तो देखो ऊपर वाले पे ऊपर, नीचे वाले पे नीचे, ऊपर लगेगा नॉर्मल। और एक्सीलरेशन देखिए बेटा नीचे की तरफ है, देखिएगा प्लीज, एक्सीलरेशन कहाँ है? देखिए नीचे की तरफ एक्सीलरेटेड है लिफ्ट, देखिए ना एक्सीलरेशन नीचे, तो स्यूडो फोर्स ऊपर, तो ये आपका स्यूडो फोर्स, ये आपका नॉर्मल, ये आपका एमजी। तो आप सीधा लिखेंगे एन बराबर एम जी माइनस एम ए, यहाँ से एम कॉमन निकल जाएगा तो जी माइनस ए आ जाएगा। तो आप ये याद भी रख सकते हैं कि अगर नीचे एक्सेलरेटेड हो तो स्यूडो ऊपर, तो जी फैक्टर में जी माइनस ए आ जाएगा। सीधा आंसर निकाल देंगे, इस तरह के सवाल का सीधा आंसर निकाल सकते हैं, कोई खास बात नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, 5 kg का ऑब्जेक्ट है, इसको सॉल्व करने से पहले एक दो सवाल मैं और सॉल्व कराना चाहता हूँ। जैसे मान लो ये मैंने एक लिफ्ट बना लिया, लिफ्ट वाले सवाल बहुत पूछे जाते हैं बेटा। लिफ्ट बना लिया, एक लिफ्ट बना लिया, लिफ्ट में स्ट्रिंग बांध दिया और यहाँ से एक मास का ऑब्जेक्ट हैंग कर दिया, और साहब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन ए से, a/2 से जा रहा है, चलो नीचे की तरफ a/2 से जा रहा है। अब मेरे से पूछा है फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग। तो मुश्किल वाला सवाल तो मैंने पहले ही करा दिया, जब कार्ड को मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे दिया था तो स्यूडो फोर्स पीछे लगा था। लेकिन अगर कार्ड स्यूडो फोर्स अगर कार्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है तो स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे। लेकिन अगर कार्ड वर्टिकल डायरेक्शन में चल रहा है तो स्यूडो फोर्स या तो ऊपर लगेगा नहीं तो नीचे लगेगा, जो एमजी के लाइन पे ही होगा। जब कार्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड था तो स्यूडो फोर्स पीछे, एमजी नीचे, तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन इसका तो बड़ा आसान होगा। सर अगर नीचे जा रहा है g/2 से तो रामलाल पहले तो यहां बैठेगा, ठीक है, ये इसका एफबीडी बनाएगा, तो देखो एम मास की वजह से नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स एमजी, और यहां पे स्ट्रिंग में टेंशन टी ऊपर। कहां जा रहा है ये देखिए सर, नीचे जा रहा है, तो रामलाल भी नीचे जाता हुआ अपने आप को एक्सेलरेटेड मानेगा, तो स्यूडो फोर्स उस पर ऊपर लगाएगा। इसका मास और खुद का एक्सेलरेशन a/2 है, तो सॉरी एक्सेलरेशन a = g/2, तो ये हो जाएगा ma दैट इज इक्वल टू mg/2, a की वैल्यू रख देंगे g/2, तो ऊपर टेंशन t, नीचे mg/2 बराबर mg, तो t बराबर आ जाएगा
mg माइनस mg/2। फील आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इस तरह के सवाल ही पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये लेता हूँ लिफ्ट, यहाँ पे एक m1 मास है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ग्राउंड पे भी रखा है, ये इसका मास है m2, इसका मास है m2। ये लिफ्ट नीचे की तरफ जी एक्सेलरेशन जा रहा है, मतलब फ्री फॉल कर रहा है, कह सकते हो लिफ्ट इज इन फ्री फॉल। जब भी कोई चीज जी एक्सेलरेशन नीचे चला जाए तो उसको हम कहते हैं फ्री फॉल। देन फाइंड नॉर्मल, देन फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन m2। और ये आपका हो गया होमवर्क, इसको अच्छे से सॉल्व करिए, है ना? आप चाहें तो अभी देख के बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा, अभी देख के बता सकते हैं, सीधा देखिए और कमेंट कर दीजिए। एक बढ़िया सवाल लेके आओ मैं, ध्यान से सुनिएगा। दिस लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ रिटार्डेशन A0, मूविंग डाउनवर्ड विथ रिटार्डेशन A0, देन फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन ब्लॉक। लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ रिटार्डेशन A0। सर एक्सीलरेशन तो हम जानते थे, रिटार्डेशन का क्या मतलब है? मूविंग डाउनवर्ड विथ रिटार्डेशन A0, इसका मतलब समझाइए अच्छे से। मूविंग डाउनवर्ड विथ रिटार्डेशन A0, इसका क्या मतलब है? मूविंग डाउनवर्ड विथ रिटार्डेशन A0 का क्या मतलब है? फील करके बताइए प्लीज। अच्छा ठीक, चलिए। अरे हो गया यार, नीचे जा रहा है लेकिन रिटार्डेशन जा रहा है, इसका क्या मतलब है? सुनो, जब तुम मान लो लिफ्ट में हो 8th फ्लोर पे, तुमने लिफ्ट का बटन दबाया, ठीक है सर, बटन दबाया, अब लिफ्ट नीचे जाना शुरू कर दी। लिफ्ट कहाँ जा रही सर? नीचे जा रही, लिफ्ट नीचे जाना शुरू कर दी, तो नीचे की तरफ एक्सीलरेट हुई। अब जब लिफ्ट को रुकना है तो लिफ्ट क्या करेगा बताओ? जब भी कोई मूविंग चीज़ है, देखो फील करो इस सिचुएशन को, मैं समझाने के कई तरीके हैं। एक सिचुएशन फील करो कि मैं लिफ्ट में खड़ा हूँ, मैंने लिफ्ट का बटन दबाया, लिफ्ट नीचे जाना शुरू कर दी, लिफ्ट नीचे जा रही, लिफ्ट नीचे जा रही, नीचे जा रही। अब उसको 2nd फ्लोर पे रुकना है तो क्या होगा? सर लिफ्ट नीचे जा रही है, मोशन उसका नीचे है, रुकना है तो रिटार्डेशन देना पड़ेगा। रिटार्डेशन का मतलब क्या है? मोशन नीचे हो रहा है, ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होता है उसी को रिटार्डेशन कहते हैं। तो देखो, मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सीलरेशन मतलब डाउनवर्ड एक्सीलरेशन होगा, मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सीलरेशन A0, तो जिधर जा रहा है उधर ही एक्सीलरेशन होगा वेलोसिटी के डायरेक्शन में। मूविंग अपवर्ड विथ एक्सीलरेशन तो जो ऊपर एक्सीलरेशन होगा, मूविंग आगे विथ एक्सीलरेशन तो आगे एक्सीलरेशन होगा। एंड अब ऐसा हो मूविंग अपवर्ड विथ रिटार्डेशन, मतलब जब मोशन ऊपर जा रहा है लेकिन रिटार्डेशन का मतलब वो एक्सीलरेशन जो मोशन के अपोजिट होगा। तो यहाँ पे बेटा एक्चुअल में जब सवाल को सॉल्व करोगे तो आप ये बोलोगे कि ये जो लिफ्ट है मूविंग है, नीचे मूविंग है लेकिन एक्सीलरेशन ऊपर है, इसलिए इसको रिटार्डेशन बोल दिया। मोशन के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है तो उसको एक्सीलरेशन बोलते हैं, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। तो जब भी ये वर्ड लिखा हो ना रिटार्डेशन, तो समझना कि अच्छा सुनो, पहले देखना कि ऑब्जेक्ट जा कहाँ रहा है। रिटार्डेशन अब ऐसे नहीं डिसाइड करेंगे, ऑब्जेक्ट जा कहाँ रहा है। सर ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है और रिटार्डेशन से जा रहा है, मतलब मोशन के अपोजिट में एक्सीलरेशन होगा, ये होगा। तो सर अब ये जो रामलाल यहां पे बैठेगा वो इस ऑब्जेक्ट पे स्यूडो फोर्स कहां लगाएगा? एक्सीलरेशन ऊपर तो स्यूडो फोर्स नीचे। हमेशा मोशन के डायरेक्शन में नहीं बेटा, एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगता है। कहां लगता है स्यूडो फोर्स? एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में, सॉरी एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो स्यूडो फोर्स नीचे और mg नीचे और नॉर्मल ऊपर। तो आप लिखेंगे नॉर्मल ऊपर, ma नीचे और mg नीचे, तो n बराबर हो जाएगा ma प्लस g, दैट्स ऑल। कई बार ऐसे सवाल पूछते हैं और बच्चा गलत ही करता है, वो समझता है नीचे जा रहा है, अब चाहे कुछ भी हो A0 एक्सीलरेशन से तो स्यूडो फोर्स ऊपर लगा देंगे। नहीं, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स नहीं लगता। मोशन से तो हमें मतलब ही नहीं है, हमें तो मतलब है एक्सीलरेशन से। जिधर फ्रेम का एक्सीलरेशन होगा, रामलाल जब लिफ्ट में बैठ जाएगा तो एक्चुअल में रामलाल का एक्सीलरेशन ऊपर होगा। अच्छा एक बात बताता हूँ, तू अब फील जरूर कर लेगा। सेम सिचुएशन है, मान ले तू 8th फ्लोर पे है, लिफ्ट नीचे जाना शुरू किया, तो जब लिफ्ट नीचे जाना शुरू करता है तो होता क्या, नीचे एक्सीलरेशन, तुम हल्कापन महसूस करते हो क्योंकि नीचे एक्सीलरेशन तो स्यूडो फोर्स ऊपर, mg नीचे,
तो स्यूडो फोर्स ऊपर लगेगा तो नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाता है, तो हल्कापन महसूस करते हो। और 10th फ्लोर से जैसे लिफ्ट आते 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 उसको 3rd फ्लोर पे रुकना होता है, तो जो रुकने से पहले तुम थोड़ा भारीपन महसूस करते हो, क्योंकि जो रुकने से पहले नीचे जा रहा लिफ्ट, लेकिन होगा रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब मोशन के अपोजिट में एक्सेलरेशन, नीचे मोशन अपोजिट में एक्सेलरेशन, तो ऊपर फोर्स, जिधर एक्सेलरेशन उधर फोर्स, तो तुम पे ऊपर फोर्स लगता है। सर लिफ्ट पे ऊपर फोर्स लगा तो सर हम भारी कैसे हो जाएंगे? फोर्स ऊपर, तो स्यूडो फोर्स कहाँ? नीचे, एक्सेलरेशन ऊपर ना, नीचे मोशन, मोशन नीचे, और रिटार्डिंग है तो ऊपर एक्सेलरेशन होगा, ऊपर एक्सेलरेशन तो स्यूडो फोर्स एक्सेलरेशन के अपोजिट, फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट, तो स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे। स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे। तो दो एक चीज ये शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे बना सकते हो, और एक ही क्वेश्चन में ऐसे काम आएगा। देखो ऐसे समझ लो कि एक्सेलरेशन फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है स्यूडो फोर्स, और फ्रेम के रिटार्डेशन जहां उधर ही लगता है स्यूडो फोर्स। तो लिखा है ना मूविंग डाउनवर्ड विथ रिटार्डेशन ए नॉट, मूविंग डाउनवर्ड तो जिधर जा रहा ना रिटार्डेशन से उधर ही स्यूडो फोर्स लगा दो, दैट्स ऑल। कोई खास बात नहीं बेटा, ढंग से समझिए, कोई खास बात नहीं। चलिए, ब्लॉक ऑफ मास एम इज केप्ट ऑन अ वेइंग मशीन इन एन एलिवेटर इफ द एलिवेटर इज रिटार्डिंग, देखो 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 क्या लिखा है, रिटार्डिंग अपवर्ड, आंसर ये होगा रिटार्डिंग अपवर्ड, यस, ऊपर की तरफ रिटार्डिंग हुए, तो जा ऊपर रहा है, रिटार्डिंग से जा रहा है तो एक्सेलरेशन नीचे होगा, एक्सेलरेशन नीचे तो स्यूडो फोर्स ऊपर। तो तीन चीजें सोचना पड़ेगा। यहां पे मैं तुम्हें एक ही चीज बता रहा हूं, रिटार्डिंग अपवर्ड, तो जिधर रिटार्डेशन है उधर ही स्यूडो फोर्स लगा दे, तो उधर स्यूडो फोर्स एफसी, ऊपर ही नॉर्मल एन और नीचे एमजी, हो गया आंसर, माइनस आ जाएगा। फील आया कि नहीं यार, रिटार्डेशन है ना। अभी देखो, इन द गिवन अरेंजमेंट ऑल सरफेस आर स्मूथ, would acceleration should be given to the system for which block M2 does not slide down, block M2 does not slide down। देखिए यहां पे एक M1 ब्लॉक है, M2 ब्लॉक है, ये कैपिटल M है और ये स्मूथ सरफेस है, यहां भी फ्रिक्शन नहीं है, यहां भी फ्रिक्शन नहीं है, दोनों सरफेस के आपका स्मूथ है। तो आप इस पे कुछ ना करें ऐसे छोड़ दें, ऐसे छोड़ देंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा सर यहां पे नीचे एक M2G फोर्स लगेगा M2G फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसपे नॉर्मल कांटेक्ट है ही नहीं ऊपर की तरफ जो बैलेंस कर ले। हाँ, टेंशन टी यहां पे लगेगा, लेकिन क्या ये टेंशन टी कैपेबल होगा इस M2G को बैलेंस करने के लिए? नहीं, क्योंकि यहां पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टेंशन टी लग रहा। M1G जो नीचे लगेगा उसको ऊपर इस बड़े वाले ब्लॉक का नॉर्मल बैलेंस कर लेगा, तो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे इस पे एक ही फोर्स बचेगा टी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे इस पे एक ही फोर्स बचेगा आगे टी। सर इस पे एक ही फोर्स बचा आगे अगर टी, तो पक्की बात है, तो पक्की बात है, अरे पक्की बात है कि इस टी की वजह से ये आगे जाएगा ये आगे जाएगा तो ये नीचे गिरेगा, तो पक्की बात है एक्सेलरेटर होगा। तो सर क्या किया जाए? तो सर क्या किया जाए बताइए, क्या किया जाए? अरे क्या किया जाए बताइए, क्या किया जाए? तो एक काम करते हैं, इस एम मास को पे धक्का मारते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो जब आप फिर फोर्स लगाएंगे, एज्यूम किया बेटा ये फोर्स लगाएंगे, नीचे स्मूथ सरफेस है, ये सब कुछ ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, और इसी पे रामलाल को मैं बिठा दूं तो रामलाल पीछे एक स्यूडो फोर्स लगा सकता है, ठीक है, स्यूडो फोर्स लगा सकता है। तो नया डायग्राम जो बनेगा वो देखिए, ये कैपिटल एम बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर में ये स्मॉल m1, स्मॉल m1, इधर से रस्सी गया है, इधर से एक ऑब्जेक्ट और हैंग कर दीजिए आप M2, इसके साथ ये अटैच है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब रामलाल को मैंने यहां पे लटका दिया, रामलाल यहां पे बैठ गया, और याद है ना रामलाल के आने की वजह से कोई मास वास नहीं बढ़ेगा, रामलाल मासलेस है, रामलाल यहां बैठ गया। अब मैं बोल रहा कि मान लो इस पूरे सिस्टम को इस फोर्स की वजह से आगे एक्सीलरेशन मिला ए, एज्यूम कर लीजिए लेट, ठीक है सर, आगे एक्सीलरेशन मिला ए। अब पूरा सिस्टम ए से आगे एक्सीलरेट हो रहा, तो रामलाल भी ए से आगे जाएगा। हाँ, इस पे मैंने सीधा एफ फोर्स लगाया है, तो इसके वजह से पूरे सिस्टम को कुछ ए एक्सीलरेशन मिलेगा, वो मैंने मान लिया। तो रामलाल कितने से आगे जा रहा है? ए से, तो रामलाल सब पे स्यूडो फोर्स लगाएगा, सब पे लगाएगा करके। तो पहले M1 पे देख लेते हैं, M1 पे स्यूडो फोर्स पीछे लगाएगा रामलाल, M1 पे स्यूडो फोर्स आगे, तो और M1 पे टेंशन टी, M1 पे स्यूडो फोर्स पीछे, आगे टेंशन टी। M1 पे बेटा ये क्या हो गया तुम्हारा टेंशन जो स्ट्रिंग में था टी, और ये M1 पे स्यूडो फोर्स F से पीछे। अगर इफ दिस T बराबर स्यूडो फोर्स, तो ऑब्जेक्ट जो M1 आ जाएगा, M1 विल बी एट रेस्ट, जितना टेंशन लग रहा था उतना FC के बराबर हो जाएगा। तो FC होगा कितना? FC होगा बेटा M1 इंटू एक्सीलरेशन ए, ऑब्जेक्ट का मास इंटू फ्रेम का एक्सीलरेशन, और टेंशन
टी बराबर M1A आ जाएगा। तो और M2 यहां पे रेस्ट में रहे, जब M1 नहीं चलेगा तो M2 भी नहीं चलेगा, तो M2 पे T ऊपर, हाँ M2 पे T ऊपर, नीचे M2G। तो इस T को M2G के बराबर लिख सकते हैं, तो इस T को M2G के बराबर लिख सकते हैं। तो अगर इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं तो A बराबर आ जाएगा M2G बटा M1। इतना एक्सेलरेशन अगर हो तभी इसका स्यूडो फोर्स इसके टेंशन को बैलेंस कर लेगा, तो ये टेंशन इसके ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर लेगा। तो इतना एक्सेलरेशन अगर मिलता है, एक्सेलरेशन देने के लिए ऑब्वियसली बाहर से फोर्स कुछ ना कुछ लगा होगा, अगर इतना एक्सेलरेशन मिलता है तो M1 सरफेस पे स्लाइड नहीं करेगा। इन अ गिवन अरेंजमेंट ऑल सरफेस आर मूविंग आर स्मूथ एंड व्हाट एक्सेलरेशन शुड बी गिवन द सिस्टम फॉर व्हिच ब्लॉक M2 डज नॉट स्लाइड डाउन, M2 by M1 into G, M2 by M1 into G ये है। चलो मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये रिमोट है, अगर इस रिमोट को मैं यहाँ पे रख दूँ, इस रिमोट को मैं यहाँ पे रख दूँ, ये स्लाइड करके नीचे गिर जाएगा। देखो, हाँ सर ऐसे भी रख दो तो भी स्लाइड करके नीचे गिर जाएगा। देखो नहीं गिरेगा ही गिरेगा, कहाँ बचेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे करूँ, नहीं गिर रहा, नीचे गिर ही नहीं रहा, अब मैं रुकूंगा तो नीचे गिर जाएगा, रुकूंगा तो नीचे गिर जाएगा, जब मैं घूमूंगा तो नीचे नहीं गिरेगा। देखो ना ऐसे है, ऐसे समझो, ऐसे नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा। अब मैं क्या करूं, इसको आगे ले जाऊंगा, वो नीचे नहीं गिर रहा। देखो ऐसे है ऑब्जेक्ट, यहां पे रखा, नीचे गिर गया, कारण लिख, क्यों लिखा, क्यों गिरा कारण लिख, क्यों गिरा कारण लिखना। तो सर यहां पे रखोगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में mg लगेगा, देखो नीचे गिर जाएगा। अब चाहे तो स्लो करके थोड़ा देख ले, देखो नहीं गिर रहा, सीधा रख रहा हूं हाथ में, टेढ़ा नहीं करो, ले ऐसे भी कर दूंगा तो भी नहीं गिरेगा। देख ऐसे कर दूंगा तो जल्दी गिरना चाहिए ना, ऐसे कर दूंगा तो भी नहीं गिरेगा। देख क्यों नहीं गिर रहा, क्यों नहीं गिर रहा, क्यों नहीं गिर रहा, क्यों नहीं गिर रहा। देख ऐसे कर दूंगा तो भी नहीं गिरेगा। एक बात बताऊं, अच्छा ऐसे कर दूंगा, ये तो सर गजब ही बात हो जाएगी। हाँ गजब हो जाएगी। देख अजीबोगरीब चीज दिखा, तो देख अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल रख दो, इससे चिपका दूं, छोड़ दूंगा, ले गिर गया। सर ये तो मतलब ही नहीं बनता है, तो रुक ही नहीं सकता, छोड़ दो, देख गिर गया। सर छोड़ दो, देख गिर गया। अब मैं चिपका के दिखा दूं, देख, देखना सर नीचे जा रहा था, तो इसको स्लो करके देखना, देख थोड़ा ज्यादा एक्सेलरेशन लाना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये नहीं जाएगा। स्यूडो फोर्स, जब मैं इसको पकड़ के आगे ले जा रहा था, रिमोट तो गया, ये देख फोन आ गया, नहीं गिरेगा, चिंता मत कर, भरोसा रख, नहीं गिरेगा। तो जब मैं इसको इधर ले जा रहा था, जब मैं बहुत तेजी से इधर ले जा रहा था, बहुत तेजी से इधर ले जा रहा था, तो आगे एक्सेलरेट हुआ, तो स्यूडो फोर्स कहां लगा, पीछे, और ये स्यूडो फोर्स जाके इस हाथ पे इसको चिपका देगा। समझ में आया कि नहीं है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि अगर मैं छोड़ दूं, फोर्स ना लगाऊं, तो ये M2G, ये तो वो वाला सिस्टम हो जाएगा जो हम नॉर्मल केस में पढ़ते थे, एक फिक्स्ड ब्लॉक पे M2 और M1 को हैंग कर दो, तो पक्की बात है कि M2 जीत जाएगा। M2G नीचे की तरफ फोर्स लाएगा, ये आगे तरफ T से एक्सेलरेट होगा, ये M2G माइनस T से एक्सेलरेट होगा। लेकिन अगर मान लो कि इस पूरे सिस्टम पे मैं फोर्स लगा के इसको एक्सेलरेट कर दूं, तो पूरे सिस्टम पे फोर्स लगा के इसको मैं एक्सेलरेट करूंगा, तो तभी स्ट्रिंग में टेंशन T होगा, लेकिन एक स्यूडो फोर्स आ जाएगा पीछे की तरफ M1A। अब इस M1A की वैल्यू अगर T के बराबर हो गई तो ऑब्जेक्ट रुक गया, और यहां पे ये अगर T की वैल्यू M2G के बराबर हो गई, मतलब T बराबर M1A बराबर M2G, तो A बराबर हो गया M2G बटा M1, दैट्स ऑल। तुमसे ये भी पूछ सकता था इतना एक्सेलरेशन देने के लिए फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, फोर्स भी साहब पूछ लेते, ये एक्स्ट्रा लिख देता हूं, फोर्स बराबर नेट मास, पूरे सिस्टम को एक्सेलरेशन दिया ना, इनटू एक्सेलरेशन, नेट मास बोल, कैपिटल M प्लस M1 M2 ये आएगा, प्लस M1 M2 सब आएगा, कैपिटल M प्लस M1 प्लस M2 सारे आएंगे, सारे सिस्टम पे इसने एक सब एक्सेलरेट हुआ ना, इसके साथ साथ पुल्ली तो इसी पे अटैच्ड है ना, इनटू एक्सेलरेशन क्या होगा M2G बटा M1। भयंकर आंसर आ गया, इतना बच्चा आंसर, बड़ा आंसर देख के बच्चा घबरा जाता है सर, ई का बाहो, ये ई बाहो, देखा। चलो, व्हाट फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द वेज, यहां पे इसको पकड़ के वेज पे कितना फोर्स अप्लाई करूं मैं आगे, व्हाट फोर्स अप्लाइड ऑन द वेज सो दैट ब्लॉक ओवर इट डज नॉट मूव। और जबकि ये स्मूथ है, अगर स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक को रखूंगा तो स्लाइड करेगा ही करेगा। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे अगर ब्लॉक को मैं रख दूंगा तो स्लाइड करेगा ही करेगा, कैसे रुक सकता है, वो तो स्लाइड करेगा ही करेगा। देखो जैसे मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है और स्मूथ है साहब, फ्रिक्शन भी आपने पढ़ा है जिसमें फ्रिक्शन को रोक लेता है, लेकिन स्मूथ है। तो इस इंक्लाइन प्लेन पे अगर मैं इस ब्लॉक को छोड़ दूं तो क्या होगा बताइए, आराम से सोच के बताइए। इंक्लाइन प्लेन
थोड़ा सा रफ है, रफ बनाना पड़ेगा हमें, बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं ले सकते बेटा, बहुत ज़्यादा स्मूथ लेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा मुझे, है ना। थोड़ा तो रफ है, हालांकि हम स्मूथ मान लेते इसको। और इस फ़ोन को यहाँ पे रख दिया हमने, तो क्या होगा बोलो सर, इस आप फ़ोन को रखोगे, इंक्लाइन प्लेन है, एमजी का कंपोनेंट को गिरा ले जाएगा, फ्रिक्शन है नहीं तो एमजी का कंपोनेंट गिरा ले जाएगा, रख लो गिरा ले जाएगा, रख लो गिरा ले जाएगा। तो क्या मैं कोई जुगाड़ लगा के इसको रोक नहीं सकता हूँ? रोक सकता हूँ। अगर इसमें पूरे सिस्टम को मैं आगे की तरफ फोर्स लगा, देखो ऐसे नहीं गिर रहा, देखो तुम खुद कर सकते हो। तुम कुछ छोटा ऑब्जेक्ट ले लो जिससे नुकसान ना हो, है ना। मैं तो खतरों का खिलाड़ी हूँ, मैं फ़ोन ही लेके करता हूँ। तुम छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लो, ऐसा नहीं कि लेक्चर बंद करके फ़ोन उठा के सर हम भी खतरों का खिलाड़ी है, हम भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं सर, आपको नहीं पता, हम भी खेलेंगे। अब रखा गिर गया, रखा गिर गया। लेकिन अगर मैं इसको एक्सीलरेशन दे दूँ आगे की तरफ, देख तो होता क्या है कि जैसे जैसे आगे एक्सीलरेट होके जाएगा तो उसमें पीछे की तरफ एक स्यूडो फोर्स लगेगा। हाँ, बाहर से बैठ के देखेंगे तो नहीं लगेगा सर, स्यूडो फोर्स तो हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम से लगता है। हाँ, ये इंक्लाइन प्लेन फ्री टू मूव है, ये इंक्लाइन प्लेन फ्री टू मूव है। तो अब मैं यहां पे अगर एफबीडी बनाऊं इंक्लाइन प्लेन के साथ, ये इंक्लाइन प्लेन है आपका, है ना, और इस पे दूसरा ब्लॉक रखा है, ये देखिए अच्छे से, ये ब्लॉक रखा है और इस इंक्लाइन प्लेन का मास है कैप्टन। अब सुनिएगा ध्यान से, इस पे एफ फोर्स आगे लगाना है, हाँ तो एफ फोर्स लगा दो आगे, कोई दिक्कत नहीं, फोर्स भी तुमने लगा दिया एफ आगे की तरफ। अब सुनो ध्यान से, इस फोर्स की वजह से जो आगे लगाऊंगा, अब ये इस पे स्लाइड नहीं कर रहा, मतलब इस पे चिपका हुआ है, दोनों को मिला के कुछ एक्सेलरेशन आगे मिलेगा। हाँ, जब फोर्स लगाओगे और मास कुछ है नीचे, स्मूथ सरफेस है, म्यू 0 है यहाँ पे, तो पक्की बात है फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, तो कुछ एक्सेलरेशन आएगा, ये मान लिया हमने, एज्यूम कर लिया लेट। अगर आप बाहर बैठ के देखोगे तो आप इनर्शियल फ्रेम होगे, आपको स्यूडो फोर्स लगाने का हक नहीं है, आपको स्यूडो फोर्स लगाने का हक नहीं है। लेकिन जब आप अंदर बैठ जाते हो, और अंदर कहां बैठ जाते हो, ये रामलाल यहां बैठ जाएगा, ये अंदर बैठ गया। पूरा सिस्टम में इंक्लाइन प्लेन आगे ए से जा रहा है, ये भी इसके साथ चिपक के आगे ए से जा रहा, तो रामलाल भी आगे ए से जाएगा। अब रामलाल क्या करेगा कि मैं बनाऊंगा सर एफबीडी, चल बना बेटा। अब रामलाल बोलेगा कि इस एम मास पे एक फोर्स तो लगा लो बड़ा सुंदर सा पीछे, इसी एम मास का एफबीडी बना लो, और एक इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे, और एक इस पे स्यूडो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इधर, 3 फोर्स लगेंगे सर। एक नॉर्मल रिएक्शन एन, आराम से बना लीजिए, एक स्यूडो फोर्स आगे एक्सीलरेशन ए माना तो स्यूडो फोर्स हो जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन ये, और mg नीचे। अब मुझे ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे दिख रहा, तो रेस्ट पे दिख रहा मतलब अलोंग इंक्लाइन प्लेन ये स्लाइड नहीं कर रहा, तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग नेट फोर्स क्या होना चाहिए सर, 0। इंक्लाइन प्लेन के अलोंग स्लाइड नहीं कर रहा, तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग नेट फोर्स 0 होना चाहिए। सबसे पहले नॉर्मल का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन बोलो 0, क्योंकि नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन बनता है। सर नॉर्मल आपने एक ही क्यों बनाया, क्योंकि इस ब्लॉक का एफबीडी बना रहा हूं, तो mg का कंपोनेंट इधर देखो, तो सर ये आ जाएगा mg साइन थीटा, और ma का कंपोनेंट इधर देखो, ये आ जाएगा ma cos थीटा। ये mg का कंपोनेंट इधर बताओ क्या हो जाएगा सर, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कुछ थीटा दोगे तब ना, हाँ तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा दिया हुआ था, प्रिंटिंग मिस्टेक, तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, तो ये हो जाएगा mg साइन थीटा, और ऊपर हो जाएगा आपका ma cos थीटा। सर कैसे, ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा थीटा, तो इस ma का कंपोनेंट देखेंगे ऊपर की तरफ तो क्या आएगा ma cos थीटा। तो along the inclined plane फोर्स क्या होना चाहिए 0, टू कीप द ब्लॉक एट रेस्ट, फोर्स along inclined plane must be 0। तो फोर्स along inclined plane must be 0, inclined plane के along नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि नीचे की तरफ जो फोर्स है mg sin थीटा, उतना ही फोर्स ऊपर लगना चाहिए ma cos थीटा। बेटा m से m कटेगा, cos को उधर ले जाओ तो a बराबर हो जाएगा g tan थीटा। तो अगर इस सिस्टम का एक्सीलरेशन g tan थीटा के बराबर है, अगर सिस्टम का एक्सीलरेशन g tan थीटा के बराबर है, तो ब्लॉक जो ये ब्लॉक है m ब्लॉक, ये स्लाइड नहीं करेगा। लेकिन इसके लिए इसका एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए, g tan थीटा के बराबर होना चाहिए। हमने इसी का एफबीडी बना के सॉल्व किया, इसका एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए, g tan थीटा के बराबर होना चाहिए, तभी ये स्लाइड नहीं करेगा। फील आया कि नहीं आया पूरा बताइए। ये एंगल थीटा है इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इंक्लाइन प्लेन का, तो अलोंग द इंक्लाइंड, और ये हॉरिजॉन्टल तो ये भी थीटा होगा, तो ma का कंपोनेंट उधर ma cos थीटा नीचे हो जाएगा इंक्लाइन प्लेन के अलोंग mg sin थीटा। नॉर्मल को क्यों नहीं लिया सर,
बेटा नॉर्मल का इशू ये है कि नॉर्मल अलोंग द इंक्लाइन प्लेन नहीं, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन आ ही नहीं सकता। एमए का कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग आएगा, इसका आएगा लेकिन उसका नहीं आ पाएगा। ओके सर, तो इतना से मिनिमम हमें इसिलेशन देना पड़ेगा। किसको सर? इस वेज को इसिलेशन दोगे तभी तो रामलाल इस वेज पे बैठा था और इस वेज के ऊपर ये ब्लॉक रखा था। तो इसका मतलब ये है कि मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो फोर्स किस पे लगा रहा हो? कैपिटल एम पे, और ये भी साथ चल रहा है, तो नेट फोर्स लिखोगे मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास बोलो कितना है? नेट मास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और एक्सीलरेशन कितना है? जी tan थीटा। जी tan थीटा। दो इंपॉर्टेंट बातें हो गई। किसी इंक्लाइन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो उस इंक्लाइन प्लेन को कितना एक्सीलरेशन दो कि वहां से ब्लॉक स्लाइड ना करे, वो होता है बेटा जी tan थीटा। और कितना फोर्स लगाऊं तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी tan थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, a block of mass m is placed on the smooth wedge of inclination theta, then the whole system is oscillated horizontally so that block does not slip on the wedge. The force exerted by the wedge on the block is force exerted by wedge on the block. Why wedge on the block? अब साहब ये जो इंक्लाइन प्लेन है थीटा इंक्लिनेशन का, वेज जो है वो इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाएगा ये आपसे पूछा। सर वो तो नॉर्मल लगाएगा। हाँ ये नॉर्मल लगाएगा। अब बच्चा क्या करता है कि सर, बड़ा इनोसेंट बच्चा होता है, वो कहता है कि सर ब्लॉक पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट पे नॉर्मल रिएक्शन लगता है, ऊपर वाले पे ऊपर, नीचे वाले पे नीचे। तो इंक्लाइन प्लेन पे बेज पे भी नॉर्मल लगेगा लेकिन इस तरफ लगेगा। ब्लॉक की बात करें तो इधर लगेगा। बच्चा कहता है सर mg नीचे है, और देखो mg का एक कंपोनेंट आप इधर लो तो ये हो जाएगा mg cos थीटा। क्या हो जाएगा बेटा? mg cos थीटा, mg cos थीटा। हेलो, इधर देखो, ये ब्लॉक है एम मास का। क्या है? एम मास का ब्लॉक है। ठीक है साहब, इस एम मास के ब्लॉक पे दो फोर्स लगा, एक एन, नीचे mg। mg का कंपोनेंट इधर आ जाएगा mg cos थीटा। बच्चा कहता है सर यही तो करते हैं, इधर नॉर्मल, इधर mg cos थीटा। आपका mg sin थीटा इधर आएगा जो इसको एक्सीलरेट कराएगा, हमें उससे मतलब है नहीं, तो नॉर्मल बराबर mg cos थीटा, mg cos थीटा। ये आंसर टिक कर देता है, लेकिन ये गलत है। सर नॉर्मल तो mg cos थीटा, ये का गलत कैसे हो गया? गलत ऐसे हो गया कि ये फिक्स्ड होता, ये फिक्स्ड होता तो ये सही था, फिक्स्ड होता तो ये सही था, n बराबर mg cos थीटा, एकदम सही है। मतलब इंक्लाइन प्लेन फिक्स है और ये mg sin थीटा की वजह से इस पे स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड कर सकता है। तो इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग जब चलेगा तो हमें परपेंडिकुलर तो फोर्स बैलेंस ही करना है, तो ऊपर n नीचे mg cos थीटा, आंसर आ जाता है n बराबर mg cos थीटा। लेकिन अभी भी ये गलत होगा इस सिचुएशन के लिए। तो इसमें क्या है? ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ वेज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, सब कुछ वही है। द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली, मतलब सिर्फ ब्लॉक नहीं, ये पूरा का पूरा होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली। ऐसा है, ऐसा है कि आपका इंक्लाइन प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, इस पे ब्लॉक रख दिया मास का, एंड होल दिस सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली सो दैट कंडीशन, सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज। तो कहने को तो आपने सॉल्व किया है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन जी tan थीटा होना ही चाहिए, तभी ये स्लिप नहीं करेगा। मैं एक बार और बताता हूं आपको। मान लीजिए एक्सीलरेशन ए आगे है, रामलाल को यहां पे बिठा दिया, यहां पे बिठा दिया रामलाल को, बैठ। अच्छा एफबीडी बना तो रामलाल बोलेगा सर पीछे स्यूडो फोर्स लगाओ एम ए। यहां पे रामलाल स्यूडो फोर्स नहीं लगा सकता क्योंकि इंक्लाइन प्लेन फिक्स एक्सीलरेटेड नहीं है, तो एन बराबर mg cos थीटा सही है यहां के लिए। लेकिन यहां पे एक स्यूडो फोर्स आएगा पीछे की तरफ, नीचे mg और इधर नॉर्मल। तो साहब आप ध्यान से देखिए, mg का एक कंपोनेंट नीचे होगा mg sin थीटा, जो हमेशा से आता है, ये तो आंख बंद करके लिख लो, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये होगा ma cos थीटा। अब ये स्लिप ना करें, सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप, ये स्लिप ना करें इंक्लाइन प्लेन पे, इसलिए ऐसे जरूरी है कि ma का ऊपर कंपोनेंट ma cos थीटा और mg का ये कंपोनेंट mg sin थीटा, mg sin थीटा बराबर ma cos थीटा हो, ma cos थीटा हो। तो साहब m से m कटेगा तो a बराबर cos थीटा को इधर ले जाओ g tan थीटा। अब समझ आया g tan थीटा होगा? यस। तो सर अब पहले की तरह अगर मैं यहां पे इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर देखूं इस डायरेक्शन में, तो सर क्या बुराई है? इस डायरेक्शन में तो mg का एक कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा
और बेटा बिल्कुल आएगा mg cos थीटा, लिख लो। और ध्यान से देखो कि इस ma का भी तो कंपोनेंट इधर आएगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पीछे है, तो इसका भी तो कंपोनेंट इधर आएगा। इसका ma का ये कंपोनेंट ma cos थीटा, तो ma का ये कंपोनेंट हो जाएगा ma sin थीटा। तो अब नॉर्मल रिएक्शन बराबर ये दोनों आएंगे। अब इसको रखिए और सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आएगा mg cos थीटा। तो सर आप करो ना, पूरा क्यों नहीं करते? हम नोट्स कैसे बनाएंगे? नोट्स कैसे बनाएंगे? सर पूरा करो ना सर, हम नोट्स कैसे बनाएंगे? नोट्स ऐसे बनाएगा, तू सॉल्व करना, a की वैल्यू g tan थीटा इसमें रख और आंसर भी आ गया। ये निकाल, मैंने तो बता भी दिया आंसर ये आएगा। कनपट्टी पे 4 थप्पड़ दूंगा ना, अपने आप नोट्स बन जाएगा। मतलब बदतमीजी की हद पार कर दियो। तू क्या कर रहा है तुम्हें पता ही नहीं। क्या नोट्स तू बना लेगा ना, वो किलो के भाव ही मिले बिकेगा। और नहीं, नोट्स बनाओ ना, मैं मना कहां कर रहा हूं नोट्स बनाने के लिए, सॉरी। नोट्स बनाओ, अच्छा बनाओ, लेकिन 2 लाइन खुद से सॉल्व नहीं करोगे तो तुम अपने आप से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम 180 मिनट में 180 सवाल सॉल्व करोगे बे? आज तक अभी तक के जीवन में 11th पढ़ लिया, 12th पढ़ लिया, ड्रॉप कर रहा है, क्या 45 मिनट में फिजिक्स के तू आज तक 40 सवाल कर पाया है? शकल देख अपनी। फिजिक्स के 10 सवाल करने में पूरा दिन निकल जाता है तेरा, 20 सवाल करने में पूरा दिन निकल जाता है। डीपीपी में 15 सवाल होते हैं, बाकी डीपीपी में कुछ सवाल होते हैं, वो मैक्सिमम 15 सवाल है, तो 20 मिनट लगना चाहिए साहब। डीपीपी मतलब 20-30 मिनट बस। सर ऐसे तो नहीं होता है, तो ऐसे नहीं होता है तो एग्जाम में बैठ के कैसे होगा? यहां पे 2 लाइन सॉल्व करने के लिए बोल देता हूं, तेरा पानी निकल जाता है। हमसे ना होगा तो तेरे से कुछ नहीं होगा, तो एग्जाम में बैठ के कुछ नहीं कर पाएगा। लाल पीला हरा से नोट्स ही बना ले बस। मतलब गुस्सा है मुझे बहुत। मैं अगर तुम्हें कहता हूं कि देखो, एक mg का कंपोनेंट ले लिया, ma का कंपोनेंट ले लिया, दोनों नीचे और नॉर्मल अकेला ऊपर, n बराबर ये आएगा। अब यहां पे n बराबर आ गया ये mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा, a की वैल्यू रख दो यहां से g tan थीटा और सॉल्व करके आंसर लाओ। सर हमको नोट्स बनाना है। एक तो ये तरीका है सॉल्व करने का, इसको करो। मैं तुम्हें कुछ अच्छा सिखाना चाहता हूं। सर अच्छा सिखाओ, फिर सुनो, अच्छा जोरदार चीज सिखाता हूं। एक बात बताओ, इधर आओ, मैं तुम्हें एक ही लाइन में आंसर दिखा दूंगा। ये इंक्लाइन प्लेन है, तू वो सॉल्व करना और मैं तुम्हें देख एम स्टार लगा के एक ही लाइन में आंसर दिखा देता हूं, लेकिन तुम्हें वो सॉल्व फिर भी करना ही है। चल देख इधर, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, यहां पे ब्लॉक रख दिया मास का, और ये आगे की तरफ a बराबर g tan थीटा से रिलेटेड है। तो पक्की बात है कि इंक्लाइन प्लेन पे ये स्लिप नहीं करेगा। इंक्लाइन प्लेन पे स्लिप नहीं करेगा तो नीचे लगेगा mg, इधर लगेगा ma, इधर लगेगा नॉर्मल। बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनो, ये ma, ये mg और ये नॉर्मल। एक बात बताओ प्यारे बच्चों, ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा? बताओ, ये अगर थीटा है तो तुमने ये एंगल निकाला था ना कि ये थीटा होगा। कैसे? ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा। देखो वही तो है, ये लाइन, ये लाइन, ये थीटा। तो n का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? n cos थीटा। और हम कह सकते हैं अगर स्लिप नहीं कर रहा तो नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस क्या होना चाहिए? 0। ऊपर बोल फोर्स n cos थीटा, नीचे बोल mg, n बराबर क्या का बोल mg cos थीटा। ले लो था। दैट्स सो सिंपल। और आज तक किसी किताब में ऐसे नहीं सॉल्व किया, वो यही करते हैं, यही करते हैं। कर ले, ये भी कोई गलत नहीं है। मैं 3 तरीके से और कर दूंगा। फिजिक्स आता है, एफबीडी बनाना आता है, इक्वेशन समझ में आता है, कंसेप्ट समझ में आता है, तो करो ना सॉल्व, क्या दिक्कत है? तो सर आपने ma का कंपोनेंट क्यों नहीं लिया? ma x में है। पूरा का पूरा x में। इसका कंपोनेंट y में बोलो 0, तो इसका कंपोनेंट y में होगा नहीं, ये पूरा का पूरा y में है, तो एक ही फोर्स बचा है, इसका कंपोनेंट ऊपर ले लो, बस एक ही तो है। n cos थीटा बराबर mg, तो n बराबर mg cos थीटा, दैट्स ऑल। मजे आए कि नहीं है? चलो इधर देखो, 2 block of mass 2 kg 4 kg is hanging with the help of massless string passes over an ideal pulley inside an elevator। अब देखो, ये साहब एलिवेटर है, एलिवेटर के अंदर पुल्ली लगा लिया और यहां पे 2 मास लगा लिए। कौन कौन से मास? यहां पे एक मास लगा लिया m1, यहां पे एक मास लगा लिया m2। अब पूछा कि कितने एक्सीलरेशन से नीचे जाएगा साहब, और इस पे टेंशन फोर्स कितना होगा? ठीक, तो देखो, जब बात टेंशन फोर्स की होगी ना, तो टेंशन फोर्स अंदर से निकालो या बाहर से निकालो, देखिए आएगा। हाँ सर देखिए आता। टेंशन फोर्स का एक्सप्रेशन जब ये लिफ्ट रेस्ट में था तो कितना आया था? टेंशन फोर्स का एक्सप्रेशन जब ये लिफ्ट रेस्ट में था तो कितना आया था? T बराबर m1 प्लस m2, सॉरी m1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, ये आएगा, ये टेंशन आएगा। 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी।
इफ लिफ्ट इज एट रेस्ट, if lift is at rest, if lift is oscillating upward, if lift is oscillating upward with oscillation E naught. अब लिफ्ट अगर ए नॉट से ऊपर एसिलेट कर रहा और फिर आपसे बोला कि टेंशन फोर्स कैलकुलेट करो, आप जब टेंशन फोर्स कैलकुलेट करोगे तो एक्चुअल में लिफ्ट अगर ऊपर से एसिलेट है तो नीचे स्यूडो फोर्स लगाओगे। हाँ सर, नीचे स्यूडो फोर्स लगाएंगे। तो इस पे जब आप एफबीडी बनाओगे तो M2G प्लस M2A लगाओगे, मतलब एक इफेक्टिव क्या करोगे, M2 कॉमन निकालोगे तो G प्लस A आएगा। तो पूरे एक्सप्रेशन में नथिंग बट एक इफेक्टिव G का फॉर्मूला आ जाएगा अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एसिलेटेड है तो टेंशन का फॉर्मूला आ जाएगा बेटा 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू G प्लस A इफ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अप, if lift is accelerating up, if lift is accelerating up, but T is equal to 2m1 m2 divided by m1 plus m2 into G minus A if lift is accelerating down, if lift is accelerating down। खूब फर्क क्या पड़ा बेटा, लिफ्ट रेस्ट में तो नीचे फोर्स लगेगा M2G, लिफ्ट एक्सेलरेटिंग है तो नीचे फोर्स लगेगा M2G प्लस A, इफेक्टिव G लगेगा, इस पे भी लगेगा उतना ही। तो जहां G था वहां पे G प्लस A आएगा अगर लिफ्ट ऊपर एक्सिलेटेड है, तो नीचे एक्सिलेटेड है तो G माइनस A आ जाएगा, दैट्स ऑल, और कोई खास बात नहीं। अच्छा सर, मतलब यहां बैठ के हमने देखा था, हाँ यहां बैठ के हमने देखा था, ये रामलाल बैठ के देखा था, स्यूडो फोर्स लगाया था। अब सर रामलाल बैठ के यहां पे देखे लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर A नॉट है, और जब इस सिस्टम को देखेगा, जब इस सिस्टम को देखेगा तो कितने एक्सेलरेशन निकलेगा, तो सुनो ध्यान से अच्छे से। एक्चुअल में क्या है कि इनका जो टेंशन बाहर से देखो या अंदर से देखो होता है वही आएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो जो एक्सेलरेशन रेस्ट में होने की वजह से आता है वो ये आता है, ए बराबर m2 प्लस m1 बटा m1 नहीं m2 माइनस m1 बटा m1 प्लस m2 इंटू G, ये एक्सेलरेशन आता है। और जब यहां पे बैठ के देखोगे तुम खुद A नॉट से ऊपर जा रहे हो, ये नीचे जा रहा है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दोनों एक्सेलरेशन को क्या करना पड़ेगा, ऐड। क्यों? क्योंकि आपको क्या दिखाई देगा, आपको क्या दिखाई देगा कि आप यहां पे बैठे हैं तो आपको एक मिनट, हाँ ए नॉट ऐड करना पड़ेगा। और आप जब यहां पे बैठे होंगे ना तो ये वाला जितने से ऊपर आता हुआ दिखाई देगा उतने से नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। सर ऐसा क्यों? तुम तो लिफ्ट में बैठे हो, तुम्हारे लिए ये पुल्ली तो रेस्ट में है, ये सारी चीजें तो रेस्ट में है, तुम तो लिफ्ट में बैठे हो, अपने आप को रेस्ट में मानोगे, तो अपने आप को रेस्ट में मान के तो इनसे टिक करोगे। हाँ सर, रेस्ट में मान के इनसे टिक करेंगे, तो नेट एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा ए बराबर m2 माइनस m1 बटा m1 प्लस m2 इंटू G प्लस A, ये वाला ए नॉट, लिफ्ट का एक्सेलरेशन ए नॉट लिखा कि नहीं लिखा? अच्छा यहाँ पे ए नॉट, लिफ्ट का एक्सेलरेशन अपने को ए नॉट लिखा है। लेकिन ग्राउंड से देखोगे तो आंसर अलग आएगा। ग्राउंड से देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि इसकी एक्सेलरेशन कुछ कम है और ये ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, क्योंकि ग्राउंड से देखोगे तो सॉरी, इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा ऊपर है और इसकी एक्सेलरेशन कम है। क्यों? क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रहा, तो ग्राउंड से बैठ के देखोगे तो लिफ्ट के एक्सेलरेशन की वजह से सिस्टम ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, और ये कुछ ए से नीचे आएगा, ये ए से ऊपर जाएगा, तो ये जल्दी जल्दी ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, ये धीरे धीरे नीचे आता हुआ दिखाई देगा। एक्सेलरेशन जो है ना वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप देख कहां से रहे हो। एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन फ्रेम, बट टेंशन फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फ्रेम। टेंशन बाहर से निकालो या अंदर से निकालो, टेंशन एक यूनिक ही आएगा। लेकिन एक्सेलरेशन इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आप अंदर से निकालोगे या बाहर से निकालोगे। तो सर क्या अंदर से और बाहर से एक्सेलरेशन दोनों का अलग आएगा? हाँ, और टेंशन सेम आएगा। फोर्स तो उतना ही लग रहा है, चाहे फोर्स वही लग रहा है तो एक्सेलरेशन अलग क्यों आ सकता है? देखो ऐसा है कि जब तुम यहाँ पे बैठ जाओगे बेटा, तुम तो रेस्ट में हो, अब लिफ्ट की वजह से तुम्हें भी एक्सेलरेशन ए नॉट ऊपर मिल रहा और इसको भी एक्सेलरेशन ए नॉट ऊपर मिल रहा, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। अरे इसको एक्सेलरेशन ए नॉट ऊपर मिल रहा लिफ्ट की वजह से, रामलाल लिफ्ट में बैठा है, लिफ्ट ए नॉट से ऊपर जा रहा, तो रामलाल कितने से जा रहा है? ए नॉट से। और इस ब्लॉक ए कितने से एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा लिफ्ट में होने की वजह से? ए नॉट से, ये भी ए नॉट से। तो रिलेटिव लिफ्ट की वजह से कैंसिल। अब जितने से ये नीचे जाएगा इतने से ऊपर आएगा, आपको यही दिखेगा बेटा। अंदर बैठ के देखोगे, बाहर बैठ के देखोगे तो ये कुछ ए से नीचे आ रहा, अपना ए से नीचे आ रहा था अपना, और लिफ्ट ए नॉट से ऊपर जा रहा, तो ये दिखेगा ए माइनस ए नॉट, और ए नॉट से ऊपर जा रहा लिफ्ट की वजह से, और ए से ये नीचे तो ये ऊपर, तो ये दिखेगा ए प्लस ए नॉट से। बाहर से बैठ के देखोगे, इसलिए ये सवाल पूछते ही नहीं। ये सवाल एग्जाम में ना तो आज तक आया है ना किसी किताब में, किसी किताब में ये सवाल आपको नहीं मिलेगा। सवाल ये मिलेगा, अगर लिफ्ट रेस्ट में तो ये टेंशन, लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेटेड है तो G प्लस ए नॉट, नीचे एक्सेलरेटेड है तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन लेंगे लिफ्ट के केस में। ठीक है, ये आपसे पूछेगा ही नहीं, तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपसे नहीं पूछेगा बेटा।
आपसे नहीं पूछेगा, एसिलेशन की बात नहीं करता, ठीक है ना। एसिलेशन अगर तुम यहां से बैठ के निकालोगे भी तो क्या जाएगा बोलो, यहां से बैठ के एसिलेशन निकालोगे तो ए विथ रिस्पेक्ट टू आर एल निकाला आपने तो कुछ नहीं, जी इफेक्टिव ले लो, तो ये होगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी माइनस सॉरी जी प्लस ए, ऊपर एसिलेटेड है तो बस ए नॉट नहीं तो ए ऊपर कैंसिल हो जाएगा, दैट्स ऑल। और कोई खास बात नहीं, तुमसे टेंशन नहीं पूछेगा तो टेंशन निकाल लो, बहुत आसानी से निकाल लोगे, कोई खास बात नहीं है। टी बराबर बोलो 2 kg एंड 4 kg, तो 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 इज 6 और इनसाइड एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड, g प्लस जी बाई 2 तो 3g/2 आ जाएगा। तो ये होगा तुम्हारा दो से कैंसिल करो तो 3 आ जाएगा, ठीक है, 8/3 और ये होगा 3/2 इंटू जी की वैल्यू 10, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, ये 4 कैंसिल होगा, 4 मल्टीप्लाई 10 इज 40 न्यूटन। समझ आया कि नहीं आया, जी इफेक्टिव करना है बस, कोई खास बात नहीं है। अच्छा ये देखिए, अ व्हीकल इज मूविंग ऑन अ रोड विथ एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एज शोन इन अ फिगर, अ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक एंड अ मास m एंड द व्हीकल सो दैट ब्लॉक डज नॉट फॉल फॉरवर्ड, है ना। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड मास, ऐसा है ये पूरा सिस्टम देखो, एक्सीलरेशन a से आगे चल रहा है, हमें दिया है कि एक्सीलरेशन इतने से आगे चल रहा है, बाहर से बैठ के देखोगे, ग्राउंड पे बैठ के तो इनर्शियल फ्रेम होंगे और आपको असल में ये आगे जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप अंदर बैठ जाते हो, यहां पे बैठ जाते हो, यहां पे बैठ के अपने आप को रेस्ट में मानते हो, क्या मानते हो बेटा, रेस्ट में मानते हो, तो तुम इस कार्ट के साथ पूरे सिस्टम के साथ आगे एसिलेटेड होगे, है ना। ये रामलाल अपने आप को अंदर बैठ के कैसा मानेगा, आगे की तरफ एसिलेटेड मानेगा, रामलाल आगे की तरफ एसिलेटेड मानेगा अपने आप को, ये रामलाल है। तो रामलाल जब इसका FBD बनाएगा, FBD ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू RL, जब इसका FBD बनाएगा तो बताओ स्यूडो फोर्स कहां लगाएगा सर, जब इसका FBD बनाएगा एसिलेशन आ गया तो स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा, ओके, और mg सर नीचे लगेगा। नॉर्मल तो देखो कांटेक्ट पे आगे वाले पे आगे, पीछे वाले पे पीछे, तो बड़े वाले ब्लॉक पे नॉर्मल पीछे और आगे वाले ब्लॉक पे नॉर्मल आगे, तो m मास पे नॉर्मल कहां लगेगा, आगे। अब ये इसके साथ चिपका पड़ा है, ये इसके साथ अलग तो नहीं हो रहा सर, इसके साथ चिपका पड़ा है, तो तुम यहां से बैठ के देखोगे तो तुमको ये रेस्ट में दिखाई देगा, तो तुम बोलोगे पीछे की तरफ जो स्यूडो फोर्स है दैट इज नथिंग बट ma, वो नॉर्मल के बराबर होगा। एक्स एक्सिस में नेट फोर्स 0 करूंगा तो आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स, मतलब n बराबर ma होगा। चलो साहब एक इक्वेशन बन गया, n बराबर ma, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स आपका mg लग रहा, ऊपर नॉर्मल लगेगा, सॉरी नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स आपका mg लग गया, तो mg की वजह से नीचे गिरना चाहेगा, लेकिन यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर म्यू है तो ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शन लगेगा जो इसको नीचे गिरने से रोकेगा। तो पूछा है व्हीकल सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप, तो देखो नीचे mg ऊपर fr, नीचे mg ऊपर fr, अगर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसकी औकात बहुत ज्यादा है, mg बहुत कम है, कोई बात नहीं, स्लिप होगा ही नहीं। लेकिन इसकी वैल्यू इतनी तो होनी चाहिए ना, बहुत ज्यादा तो चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कम हो गया तो क्या होगा, अगर फ्रिक्शन फोर्स, इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स अगर कम है, लिमिटिंग की बात कर रहा हूं, लिमिटिंग mg से भी कम है, ऐसा है mg ज्यादा लिमिटिंग कम है तो नीचे गिर जाएगा। इतना तो होना चाहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की औकात कि mg को जस्ट बैलेंस कर ले, तो ये mg जस्ट बैलेंस कर ले तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू एन, तो ये mg म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू एन की वैल्यू बताइए क्या है यहां पे, ma, तो m इंटू ए, m से m कटेगा तो a बराबर आ जाएगा बेटा g बटा म्यू, या हमें म्यू निकालना है तो म्यू बराबर आ जाएगा g बटा a, g की वैल्यू बोलो 10, a की वैल्यू बोलो 20, तो 1/2 मतलब 0.5, यह है आंसर। कोई खास बात नहीं, ऐसे सवाल हमने कितने पहले भी सॉल्व किए हैं। अगर मान लो ऑब्जेक्ट आगे है तो आगे वाले पे आगे नॉर्मल लगता है, तो इसमें नॉर्मल आगे और फ्रिक्शन स्यूडो फोर्स पीछे। अब ये रेस्ट में रहने के लिए आपको क्या करना है कि नॉर्मल और स्यूडो फोर्स बैलेंस होगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में रेस्ट में रहने के लिए y एक्सिस में फोर्स 0 करोगे तो mg की वैल्यू कि जस्ट बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा तभी ये रेस्ट में रहेगा। तो जस्ट बराबर का केस मान लेते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन होता है तो mg बराबर म्यू एन, यहां से m कटेगा तो a बराबर आ जाएगा आपका g बाई म्यू, ठीक है। तो इतना एसिलेशन होना चाहिए, एसिलेशन पूछता, अगर एसिलेशन पूछता तो a बराबर क्या लिखते हैं अपन, g बाई म्यू, ये एसिलेशन होना ही चाहिए था, ठीक है बेटा। ये वर्टिकल सरफेस पे था इसीलिए ऐसा आया है, इसलिए ऐसा है। अच्छा अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल सरफेस वाला एक सवाल बनाया भी था, एक और बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये ब्लॉक है, सेम वैसा ही ब्लॉक है और उसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया है, और ये है आपका
हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये मान लो m मास है, स्मॉल m मास मान लो, तो ये कैपिटल M मास है। अभी A से एक्सेलरेट हो रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। फाइंड एक्सेलरेशन स्मूथ सरफेस ऑफ सिस्टम so that block of mass small m does not slide over capital M, does not slide over capital M. Find acceleration of the system so that block of m mass does not slide over capital M, or find maximum acceleration, not in fact only acceleration, find maximum acceleration so that system does not slide over m. मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन होगा, इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ ताकि ये स्लाइड ना करे। कोई एक्सेलरेशन लग रहा है तो चलो ठीक है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन अगर ज्यादा एक्सेलरेशन लगाऊंगा तो पक्की बात है स्लाइड कर जाएगा। जैसे मैं तुम्हें करके दिखाता हूं, देख जैसे मैं करके दिखाता हूं, ये मान ले ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, अब दिख रहा है कि नहीं, जब ब्लैक देखिएगा ये ऑब्जेक्ट, अब दिख रहा, चल दिख रहा। अब क्या है कि इसको मैं धीरे धीरे ले जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, चला जाएगा, और इसको मैं जोर से खींचूंगा तो देखना क्या होगा, स्लाइड करके पीछे की तरफ स्लाइड करके ये आगे निकल गया। धीरे धीरे खींचूंगा तो नहीं होगा। अच्छा, लिमिटिंग केस दिखाता हूं, जब जस्ट अबाउट टू स्लाइड का केस आएगा, देखना मजा आएगा। देखो नहीं स्लाइड कैसा, देखा, देखो। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बताओ कल्लू बेस्ट है कि रामलाल? बेस्ट कौन है ना, बेस्ट कौन है, कल्लू की रामलाल? सर रामलाल, क्योंकि रामलाल यहां पे जाकर लटक जाएगा सबसे पहले। अब रामलाल के हिसाब से सोचे और इसका एफबीडी बनाए, हमें सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। एफबीडी ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। तो एम बास का जब रामलाल एफबीडी बनाएगा तो बोलेगा कि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ए अगर आपने माना है तो पक्की बात है इस ब्लॉक पे एक्सेलरेशन कहां लगेगा, पीछे की तरफ, सॉरी स्यूडो फोर्स कहां लगेगा, पीछे की तरफ, और नॉर्मल ऊपर की तरफ। अरे इस कांटेक्ट पे नॉर्मल ऊपर, एम जी नीचे की तरफ, बहुत बढ़िया बेटा, एम जी नीचे की तरफ, ठीक है। तो एम जी नीचे, यस, नॉर्मल ऊपर, यस। अब हवा में तो उड़ नहीं रहा, तो वाई एक्सिस में फोर्स क्या होगा? सर वाई एक्सिस में फोर्स तो जीरो ही होगा, वाई एक्सिस में तो फोर्स जीरो ही होगा। चलो, वाई एक्सिस में फोर्स क्या होगा बताओ? तो वाई एक्सिस में फोर्स तो जीरो ही होगा। क्यों? नेट फोर्स अलोंग वाई जीरो, क्यों? क्योंकि सर ऊपर हवा में तो उड़ नहीं रहा, तो एन बराबर एम जी होगा। चलो ठीक है, एन बराबर एम जी लिख लेते हैं, स्मॉल एम है बेटा, ये इक्वेशन आ गया। अब पीछे इसमें स्यूडो फोर्स लग रहा है हमें, भाई साहब आगे एक्सेलरेशन तो पीछे स्यूडो फोर्स लगेगा। अब ये पीछे स्यूडो फोर्स की वजह से ये स्लाइड क्यों नहीं करा? क्योंकि अगर स्मूथ सरफेस होता तो सच में स्लाइड कर जाता। जैसे आप मान लो कि कार में बैठे हो या फिर देखते हो ट्रक है मान लो ट्रक है, और आप ट्रक के सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा, ट्रक आगे एक्सेलरेट हुआ, ये ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ नहीं भागता। अगर आप परफेक्ट स्मूथ सरफेस मान लो ना, स्मूथ मान लो, परफेक्ट ट्रक का परफेक्ट स्मूथ सरफेस है, और तुम मान लो यहां पे ट्रक पे तुम ही खड़े हो, ये ट्रक पे खड़े हो, अब ट्रक चलना शुरू किया तो ट्रक तुम्हारे नीचे से आगे निकल जाएगा, तुम नीचे गिर जाओगे। परफेक्ट स्मूथ हो तो क्या होगा, ध्यान से देखना, परफेक्ट अगर स्मूथ हो तो ऐसे होगा, देखना। क्यों सर? क्योंकि परफेक्ट स्मूथ है। अगर कोई चीज आगे एक्सेलरेट हो रहा तो उसके रिस्पेक्ट में भी देखोगे तो पीछे स्यूडो फोर्स लगेगा। तो तुम जहां बैठे हो ट्रक पे, उसको रेस्ट में मानोगे, और देखो इस पे स्यूडो फोर्स लग रहा है, इसलिए मेरे रिस्पेक्ट में पीछे भाग रहा है, दैट्स इट। लेकिन अगर थोड़ा सी रफनेस है तो रफनेस की वजह से क्या होगा? इंटरलॉकिंग होगा। अब जैसे तुम बैठ गए पे स्यूडो फोर्स पीछे लगाओगे, रामलाल के रिस्पेक्ट में स्यूडो फोर्स लग रहा है, देखो तो रामलाल स्यूडो फोर्स पीछे लगाएगा, तो रामलाल के रिस्पेक्ट में ये पीछे जाना चाहिए। लेकिन जैसे पीछे जाना चाहेगा तो इंटरलॉकिंग इस पे आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, इसको पीछे जाने से स्यूडो फोर्स को अपोज करेगा ये फ्रिक्शन। अब मान लो कुछ एक्सेलरेशन है तो यहां पे स्यूडो फोर्स को फ्रिक्शन ने अपोज करके स्टैटिक फ्रिक्शन ने रोक दिया।
सर ज्यादा एक्सेलरेशन बढ़ाओगे तो स्यूडो फोर्स की वैल्यू भी ज्यादा होगी, रोक लेगा। और ज्यादा एक्सेलरेशन करो तो और ज्यादा स्यूडो फोर्स होगा। तो एक लिमिटिंग होना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का एक लिमिट होता है, वो अपनी औकात से ज्यादा अपने आप को स्ट्रेच नहीं कर सकता। तो जब तक यहां पे स्यूडो फोर्स इसके औकात के बराबर या कम है तब तक तो रेस्ट में है। जो उसके औकात से ज्यादा होने की कोशिश करेगा, मतलब ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आगे लग सकता है उतना लगेगा, उस केस में यहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि इसके ज्यादा एक्सेलरेशन करोगे तो रिलेटिव स्लिपिंग होगा, यहां तक ही फ्रिक्शन फोर्स रोक सकता है स्यूडो फोर्स को। तो एम ए मैक्स बराबर फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है सर, म्यू एन होता है। एन की वैल्यू देखो यहां पे mg है, तो ये होगा म्यू mg बराबर, ये हो जाएगा एम ए मैक्स, एम से m कटेगा, ए मैक्स बराबर आपका आ जाएगा म्यू जी। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू जी के बराबर होगा, तो ये स्लाइड नहीं करेगा, नहीं तो ये स्लाइड कर जाएगा। आपने एफबीडी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं बनाया, इसका ध्यान रखिए। आपने एफबीडी रामलाल के रिस्पेक्ट में बनाया, रामलाल नहीं है। पूरा सिस्टम अगर ए से एक्सेलरेट हो रहा है तो रामलाल एक्सेलरेटिंग फ्रेम होगा, ए से एक्सेलरेट करेगा, नॉन इनिशियल फ्रेम होगा, पीछे लगाएगा स्यूडो फोर्स एम ए, तो इसकी वजह से ये पीछे की तरफ स्लिपिंग की टेंडेंसी आएगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है इसको स्लाइड कराने की कोशिश करेगा, तो इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन आगे लगेगा। थोड़ा एक्सेलरेशन तो थोड़ा स्यूडो फोर्स, तो थोड़ा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इसको स्लाइड होने से रोक ले। लेकिन जैसे जैसे आप एक्सेलरेशन बढ़ाओगे फ्रेम का, स्यूडो फोर्स बढ़ता जाएगा। फ्रेम का एक्सेलरेशन बढ़ाओगे, स्यूडो फोर्स बढ़ता जाएगा, और स्यूडो फोर्स बढ़ेगा तो फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टेबल हो, बढ़ेगा। तो और एक्सेलरेशन बढ़ाओ, स्यूडो फोर्स और बढ़ेगा। उसको रोकने के लिए स्यूडो फोर्स की जो स्लिपिंग की टेंडेंसी है उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन और बढ़ेगा, और एक्सेलरेशन बढ़ाओ, स्यूडो फोर्स और बढ़ेगा, तो उसके स्लिपिंग की टेंडेंसी को रोकने के लिए फ्रिक्शन और बढ़ेगा। अब एक्सेलरेशन तो हमने अनलिमिटेड कुछ भी बढ़ा सकता है, तो शक्तिमान है, लेकिन फ्रिक्शन शक्तिमान नहीं है। ये सेल्फ एडजस्टेबल होता है एक लिमिट तक, एक लिमिट तक। उसके बाद लिमिटिंग के बाद, अपनी औकात के बाद वो ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, और फिर भी तो एक्सेलरेशन बढ़ा देगा तो स्लिप कर जाएगा। और तुम चाहते हो कि सिस्टम सो दैट ब्लॉक ऑफ मास एम डज नॉट स्लिप ओवर कैपिटल एम, स्लिप ना करे, तो जितना मैक्सिमम फ्रिक्शन दे सकता है उतना ही स्यूडो फोर्स लगाओ, उससे ज्यादा लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्यूडो फोर्स, तो एम ए मैक्स बराबर मैक्सिमम फ्रिक्शन। मैक्सिमम फ्रिक्शन मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन, यहां से आप एन की वैल्यू mg रख देंगे, तो म्यू mg बराबर एम ए, एम से एम कटेगा, ए मैक्स बराबर म्यू जी, दैट्स ऑल, कोई खास बात नहीं है। Coefficient of friction between A and B is mu. Between A and B is mu. The minimum force F with which A will be pushes such that B does not slip down. अब ये हॉरिजॉन्टल, ये ऊपर रखा था तो हॉरिजॉन्टल सरफेस था, ये वर्टिकल सरफेस वैसे चिपका दिया। आगे फोर्स लगाओ तो स्यूडो पीछे लगेगा, और स्यूडो नॉर्मल के बराबर होगा। mg फ्रिक्शन को बैलेंस करेगा। ये सवाल मैंने कराया है, आपको मैंने मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी निकाल के दिया है, आपको A मैंने निकाल के दिया है, आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन पता चल गया तो फोर्स निकाल लीजिए, ये होमवर्क है। और ये मैंने सवाल करा दिया, इनफैक्ट ये सवाल मैंने करा चुका हूं, ये सवाल मैंने करा दिया। ब्लॉक ऑफ मास m कहां है, ये रहा इंक्लाइन प्लेन पे, केप्ट ऑन अ वेज ऑफ मास कैपिटल M, ये कैपिटल M का वेज का मास, shown in a figure such that mass m remains stationary with respect to base, the magnitude of force P is, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स P, वही सवाल पूछा है। इसको रेस्ट में रखने के लिए पूरे इंक्लाइन प्लेन को कितना एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, A बराबर जी tan बीटा, जी tan बीटा एक्सेलरेशन दोगे तो इतना एक्सेलरेशन देने के लिए दोनों को मिला के कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो मास कैपिटल M प्लस स्मॉल m दोनों को मिलेगा जी tan बीटा इतना एक्सेलरेशन, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कैपिटल M स्मॉल m जी tan बीटा, कैपिटल M स्मॉल m जी tan बीटा। अच्छा एक सवाल और पूछते हैं साहब, ये इंक्लाइन प्लेन है, चलिए ये इंक्लाइन प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, वेज का मास मतलब इंक्लाइन प्लेन का मास है कैपिटल एम, स्मूथ सरफेस पे रखा है, कहाँ रखा है भाई, स्मूथ सरफेस पे रखा है, और यहां पे एक मास रख दे स्मॉल। अगर मैं इसको फिक्स मान लो, स्मूथ ना मानो, इसको फिक्स मान लो, पकड़ के रोक लो इसको फिक्स मान लो, और मैं बोलूं इसको मैंने फिक्स मान लिया, और मैं आपको बोलूं कि काम करो, ये यहां पे फिक्स्ड है और ये स्मूथ सरफेस है, म्यू 0 है, ऑब्वियस सी बात है। इसको मैं ऐसा रिलीज कर देता हूं, तो रिलीज करूंगा तो क्या ये फ्री फॉल करेगा? फ्री फॉल का मतलब है कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, वो जी से एक्सीलरेट कर जाए, सॉरी फ्री फॉल का मतलब है जी से एक्सीलरेट करे। लेकिन जब तुम यहां रख के छोड़ोगे तो एक नॉर्मल लगेगा ऊपर, और mg का एक कंपोनेंट को नॉर्मल बैलेंस कर लेगा इधर, मतलब उसको नीचे नहीं गिरने देगा।
इस तरफ कितने से गिरेगा? सिर्फ जी साइन थीटा से। मतलब एक फोर्स लग रहा है वेज की वजह से जिसकी वजह से फ्री फॉल नहीं करने देगा। अच्छा, तो मैं इसको कितना एक्सेलरेशन दे दूं कि रेस्ट पे आ जाए? तो इस पूरे सिस्टम को आगे की तरफ इस तरफ दोगे एक्सेलरेशन, तभी इस पे स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा और इंक्लाइन प्लेन पे चिपकाएगा। तो पीछे की तरफ एक्सेलरेशन दे दीजिए जी साइन थीटा, ये इस पे चिपक जाएगा, स्लाइड नहीं करेगा। क्या करूं? पीछे की तरफ एक्सेलरेशन दे दूं जी साइन थीटा, पीछे की तरफ एक्सेलरेशन दे दूं जी साइन थीटा। अच्छा, लेकिन मेरा सवाल बिल्कुल अलग है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ विज या इंक्लाइन प्लेन, so that block of mass m can free fall, so that small m mass can free fall। तो आपको क्या करना है कि अगर आप इसको इस तरफ एक्सेलरेशन देंगे ए, मान लीजिए, तो आगे की तरफ एक्सेलरेशन देंगे तभी पीछे की तरफ स्यूडो फोर्स लगेगा। आगे की तरफ एक्सेलरेशन देंगे तो पीछे की तरफ इस पे स्यूडो फोर्स लगेगा और स्यूडो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी एम ए, है ना। स्यूडो फोर्स बेटा देखो, रामलाल यहाँ बैठ जाएगा और एक्सेलरेशन आगे है तो स्यूडो फोर्स पीछे एम ए, नीचे एम जी। और बताइए कोई और फोर्स? नॉर्मल इधर। बहुत बहुत बढ़िया बेटा, नॉर्मल इधर। अब फ्री फॉल का कंडीशन क्या होता है? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फ्री फॉल? फ्री फॉल का मतलब है कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगना चाहिए। सॉल्यूशन, व्हाट डज मीन बाय फ्री फॉल? फ्री फॉल मतलब कि नॉर्मल जो इंक्लाइन प्लेन है उसको डिस्टर्ब ना करे, मतलब नॉर्मल जीरो, तो एक ही फोर्स बचेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, एम जी, जिसकी वजह से फ्री फॉल कर जाएगा। तो सर ये जी से नीचे कर जाए, फ्री फॉल कर जाए, जी से नीचे आ जाए, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं सोचूं तो इस डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। इस एम पे इधर क्या लग रहा? इधर एम ए लग रहा, इधर नॉर्मल लग रहा और इधर एम जी लग रहा। तो नॉर्मल रिएक्शन के लॉन्ग इस तरफ मैं देखूं तो mg का एक कंपोनेंट होगा mg cos थीटा और ma का कंपोनेंट इधर क्या होगा? सॉरी, mg का कंपोनेंट mg sin थीटा होगा, सॉरी, इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग दादा। और ma का कंपोनेंट इधर क्या होगा? ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा आपका ma cos थीटा। देखो बेटा, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो आप ध्यान से देखिए, ये एंगल क्या होगा? थीटा होगा। सर कैसे बताओ? देखो, नहीं यार, थीटा नहीं होगा, थीटा नहीं होगा, थीटा है, एंटी माइनस थीटा। क्या कर रहा हूं मैं? कुछ भी, कुछ भी, पता नहीं क्या दिमाग में आ गया मेरा, कुछ भी करने लग गया। सॉरी, गलती कर रहा था। ये इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे ब्लॉक है, यहाँ पे बना लेते हो टीचर। सुना ध्यान से, इधर स्यूडो फोर्स एम ए, देन नीचे एम जी, यस, नॉर्मल रिएक्शन इधर लगा ले, पहले लिख ले, एम ए एम जी नॉर्मल। अब सुन, एम जी का कंपोनेंट इसकी तरफ, तो एम जी का कंपोनेंट इसकी तरफ, तो एम जी कॉस थीटा आएगा। हाँ सर, एम जी कॉस थीटा आएगा। और ये थीटा है तो इसको हम थीटा बोल सकते हैं, हाँ, अल्टरनेट एंगल है। ऐसे ये थीटा, हॉरिजॉन्टल से ये थीटा, तो एम ए का कंपोनेंट इधर कुछ आ जाएगा, लेकिन इस एम ए का कंपोनेंट इधर देखूंगा तो ये आ जाएगा आपका एम ए साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड मैं देखूं तो एन प्लस एम ए साइन थीटा बराबर एम जी कॉस थीटा। फ्री फॉल होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है? कि वेज उस पर कोई कॉन्टैक्ट फोर्स ना लगाए, वो आराम से नीचे फ्री फॉल कर जाए। तो नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी जीरो, और नॉर्मल जीरो तो एम से एम कटेगा, तो ए बराबर आ जाएगा जी कॉस थीटा बटा साइन थीटा, मतलब ए बराबर जी कॉट थीटा। जी कॉट थीटा एक्सेलरेशन होना चाहिए। अगर बेटा ये जी कॉट थीटा एक्सेलरेशन हो गया तो होगा क्या? इस जी कॉट थीटा एक्सेलरेशन की वजह से ये आगे चला जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन हट जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट और इसका कांटेक्ट ही खत्म। तो भले ही तुम अपने रिस्पेक्ट में, ये रामलाल के रिस्पेक्ट में तुम्हें लगेगा कि पीछे जा रहा, लेकिन ये असल में पीछे नहीं जा रहा, तो सीधा नीचे गिर रहा है। तो सर मुझे कैसे देखेगा? ये पीछे की तरफ एमए का कंपोनेंट इस पे पीछे लग रहा है ना फोर्स। अरे वो तो तुम यहां पे बैठे हो ना बेटा, एक्सीलरेटेड हो, तो अपना एक्सीलरेशन तुम इसमें पीछे लगा दिए हो, लेकिन असल में इनका और इनका कांटेक्ट ही खत्म, तो एक्चुअल में सीधा नीचे गिरेगा।
तुमको दिखाई देगा इधर जाता हुआ, वो इस वजह से कि तुम खुद आगे एक्सेलरेटेड हो ए से, लेकिन पूरा का पूरा वो सीधे नीचे गिर जाए। मान लो नॉर्मल और नॉर्मल जीरो हो गया, मतलब इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट है ही नहीं, ये आगे निकल जाएगा, ये सीधा नीचे गिर जाएगा। उसके फ्री फॉल करा देने के लिए कितना एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, इसको एक्सेलरेशन देना पड़ेगा जी कॉट थीटा। याद रखिए, फ्री फॉल कराने के लिए एक्सेलरेशन देना होता है जी कॉट थीटा, फ्री फॉल कराने के लिए एक्सेलरेशन देना होता है जी कॉट थीटा, और रेस्ट में रखने के लिए एक्सेलरेशन देना होता है जी टैन थीटा। रेस्ट में रखने के लिए एक्सेलरेशन देना होता है जी टैन थीटा। समझ आया? नेक्स्ट देखिएगा बेटा, ये है तुम्हारा टू ब्लॉक प्रॉब्लम। ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे सवाल है बेटा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कराऊंगा। ये देखो टू ब्लॉक प्रॉब्लम पे कितने सवाल लिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सवाल लिए ना। तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूंगा। फिर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रिक्शन के बहुत सारे कंसेप्ट, और मैं कुछ क्वेश्चंस और टू ब्लॉक प्रॉब्लम करा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा सा लेट हो गया समझाने में और बहुत सारे सवाल करने में। अच्छा, एक सवाल देखना, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्यूडो फोर्स, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन ओरिजिन। नहीं बेटा, एक्चुअल में ये फोर्स है ही नहीं, नॉन रियल फोर्स। रियल फोर्स होता तभी तो किससे ड्राइव होता। न्यूटन्स थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल फॉर इट। नो, न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता। मैंने लिखा है कि एक्शन रिएक्शन पेयर ये नहीं बनाता। इट इज द फंडामेंटल फोर्स। नहीं बेटा, फंडामेंटल फोर्स तो 4 है। इट इज यूज्ड टू मेक न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल इन अ नॉन इनर्शियल फिल्म। यस, ये तो बताया था कि स्यूडो फोर्स इज नॉट अ फोर्स, इट जस्ट अ टेक्निक टू वैलिडेट लॉज ऑफ मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। इज अ टेक्निक टू वैलिडेट, है ना। अच्छा, अपना सिलेबस बहुत अच्छे से चल रहा है बेटा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बहुत अच्छे सिलेबस चल रहा है ना। अब हमें नेक्स्ट लेक्चर में हमें करना है टू ब्लॉक फ्रिक्शन की केस करा दूंगा, बहुत सारे सवाल करा दूंगा ना, तो आधा लेक्चर तो वही खा जाएगा। उसके बाद हम लोग सर्कुलर डायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें बहुत सारे केसेस पढ़ने हैं और हर केस हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। नाम ले लो तो 10 केस अभी बता दूंगा मैं, है ना। मोशन ऑफ कार ऑन अ बैंक रोड, मोशन ऑफ कार ऑन अ स्मूथ सर्कुलर रोड, स्मूथ सर्कुलर रोड, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, डेथ बेल प्रॉब्लम, कोनिकल पेंडुलम, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एनर्जी का एनालिसिस नहीं, सिर्फ डायनेमिक्स का एनालिसिस हम लोग करेंगे यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं है? डायनेमिक्स, कर्व रोड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कर्व्ड रोड, तो बहुत सारे केसेस हमें पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में टू ब्लॉक प्रॉब्लम और सर्कुलर डायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।